तो हमारे क्विज में जितना क्वेश्चन हुआ था उसके डिस्कशन का हमारा क्लास है, जितना क्वेश्चन हुआ था उसका डिस्कशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है, ठीक है, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, जितना ग्रह है, जितना उपग्रह है, जितने भी पिंड है, उस दोनों पिंड के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, और उसी बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या, मान लो दो वस्तु है, एक वस्तु का मान लेते हैं m1, दूसरा वस्तु होता है m2, और ये दोनों के वस्तु के बीच, ये दोनों पिंड के बीच लगने वाला जो बल होता है, ये दोनों के बीच जो बल लगता है, जिस बल से ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इसी बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल में मतलब होता क्या है, इसका रूल क्या है। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि पहला जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, इन दोनों के द्रव्यमान, पहला वस्तु का द्रव्यमान मान लो m1 है, दूसरा वस्तु का द्रव्यमान m2 है, तो इसका है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पहला वस्तु के द्रव्यमान का और दूसरा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका समानुपाती का मतलब यह होता है कि m1 m2 का मान जितना ज्यादा होगा उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज्यादा होता है। समानुपाती का सीधा सीधा मतलब होता है कि एक इधर का चीज को बढ़ाते हैं इधर की भी बढ़ता है, इधर का चीज को घटाते हैं इधर भी घटता है। अगर दो छोटे वस्तु को, मान लो एक वस्तु है 5 kg का, दूसरा वस्तु है 2 kg का, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, एक वस्तु 5 kg का है, दूसरा वस्तु 3 kg का है। अब देखिए किसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। अब देखिए ये 5 kg का, ये 2 kg का, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 10, और इन दोनों गुणनफल कितना होगा 15। अब देखिए इसका है 10 kg, इस साइड गुणनफल कितना है 10 kg, और इस साइड कितना है 15 kg। और हम क्या बोले थे कि दोनों के बीच का गुणनफल उसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये वाला चीज जितना अधिक होगा उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना अधिक होता है। अब बताइए ये दोनों में से किस, ये पहला वाला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये दोनों में से किस कंडीशन पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, तो ये आपका होगा दूसरा वाला कंडीशन, क्योंकि इसका द्रव्यमान का गुणनफल कितना है 15। तो ये आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक मतलब दोनों का आपको द्रव्यमान दे देगा कि 10 kg का वस्तु है, 5 kg का वस्तु है। देखिए 10 kg का वस्तु है, 5 kg का वस्तु है, ठीक है, दूसरा एक 10 kg का वस्तु है, एक 15 kg का वस्तु है, ठीक है। बताइए किस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, तो इन दोनों गुना कर लीजिए, इसका होता है 50, इसका होता है 150, तो ये 50 kg का हो गया और ये दोनों मिला कितना हो गया 150। बताइए किस पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, तो जिस स्वाभाविक सी बात है जिसका गुणनफल ज्यादा होगा तो 150 बल का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। ये द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। दूसरा क्या होता है, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं r है, m1 है m2 है, इसके बीच की दूरी r है, ठीक है। पहला था द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, दूसरा क्या होता है इन दोनों के बीच की दूरी के, ये देखिए बीच की दूरी क्या है r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों समझिए। जब ऊपर में बटा नहीं लिखे, जैसे 1 लिखे हैं तो इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, और जिसमें 1 नहीं लिखे थे तो इसको बोलते हैं समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है एक को बढ़ाइए दूसरा ही बढ़ेगा, और एक को घटाइए दूसरा भी घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक को घटाइएगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा घटेगा। तो इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन होता है गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच के दोनों द्रव्यमान के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा कंडीशन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों वस्तु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप पहले इतना सीधी एक लाइन में समझिए कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती। अब देखिए यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती, ऊपर में एक आ गया, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक इधर r को बढ़ाएंगे तो f घट जाएगा, r को घटाएंगे तो f बढ़ जाएगा। आप समझिएगा, अगर मान लेते हैं हम दो कंडीशन देते हैं, एक 5 kg का वस्तु है, दूसरा 3 kg का वस्तु है, ठीक है, और दूसरा कंडीशन में भी एक 5 kg का वस्तु है, एक 3 kg का वस्तु है, ठीक है, और इसमें इन दोनों के बीच की दूरी हमारा है 5 मीटर, और इसमें इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम लोग 2 मीटर, ठीक है। एक में 5 मीटर, दूसरे में 2 मीटर। देखिए उस टाइम में क्या था, गुणनफल में हम लोग देख लेते थे, गुणनफल अलग अलग होता था, हम देख लेते थे। अब गुणनफल दोनों सेम हो गया,
एक 5 एक 3, फिर दूसरा भी एक 5 एक 3। अब ये बताइए, एक का बीच की दूरी है 5, एक का बीच की दूरी 2। अब बताइए गुरुत्वाकर्षण बल किस पे ज्यादा लगेगा। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि बीच की दूरी जितना बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने बीच की दूरी जिसका कम होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। बीच की दूरी अगर ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। अब देखिए बीच की दूरी ज्यादा किसका है, 5 का। बीच की दूरी ज्यादा है माने गुरुत्वाकर्षण बल कम, बीच की दूरी कम मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा। समझ में आया होगा, नहीं समझे। देखिए दो वस्तु को जितना आप दूर कीजिएगा मतलब उसके बीच की दूरी आप बढ़ा रहे हैं। जब बीच की दूरी आप बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, ठीक है। और उसके बीच की दूरी को जितना कम कीजिएगा तो उसके लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज्यादा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल दो कंडीशन पर डिपेंड करता है। पहला कंडीशन उसके बीच के लगने वाले उस द्रव्यमान के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को मिला देते हैं तो हमारा बनता है F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर। जब इसको हटाते हैं तो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को बोलते हैं नियतांक, जिसको लिखते हैं बड़ी जी। ये होता है m1 m2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए r को इधर देखिए बाय क्रॉस कीजिएगा तो ये हो जाएगा f r स्क्वायर बराबर g m1 m2, ठीक है। और जी m1 m2 गुना में जाए तो भाग में, g बराबर f r स्क्वायर बटे m1 गुना m2, ठीक है। अब देखिए आपको इसका मात्रक पूछेगा कि अगर आपको जी का मान, ये जी का मान जो है कांस्टेंट होता है। जी का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट जो मान होता है इसका मान सबसे पहले हम लोग को सांख्यिकीय मान कर देता है हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने जी का मान बताया था 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक देखिए F माने बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, R माने दूरी, देखिए बीच की दूरी है ना, R रहता है बीच की दूरी को बोलते हैं मीटर। और यहाँ पे स्क्वायर है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए बटे है तो बटे m1 m क्या है, देखिए m1 है एक द्रव्यमान और m2 भी एक द्रव्यमान है। एक द्रव्यमान का होता है केजी, देखिए इसका द्रव्यमान का मतलब केजी, इसका द्रव्यमान का मतलब केजी। अब दो द्रव्यमान है तो केजी गुना केजी क्या है, केजी मीटर केजी स्क्वायर। तो इसीलिए आपको कहा गया है कि जी का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और उसका सांख्यिकीय मान जो होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 होता है, जो किसने बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने बताया था। ये किसका होगा, गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझ गए। गुरुत्वाकर्षण से जितना भी क्वेश्चन होगा आप डील कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला उनके बीच के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुणनफल जितना ज्यादा होगा उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना अधिक होगा, उसके बीच की दूरी जितना कम होगा उससे गुरुत्वाकर्षण बल उतना अधिक होगा। ये आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा आपका कंडीशन होता है गुरुत्व बल। क्या होता है, गुरुत्व बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है और गुरुत्व बल अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किसी भी दो पिंड के बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसी भी दो पिंड के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब मान लीजिए एक हमारा मान लीजिए सूर्य है, दूसरा चंद्रमा है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जो बल लगेगा उस बल को हम लोग कौन सी कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा इसी में अगर हम बोलते हैं सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी, इसके बीच लगने वाला बल कौन सा बल होगा, इसके बीच लगने वाला बल भी गुरुत्वाकर्षण बल ही होगा। लेकिन समझिए कंडीशन समझिए कि जब दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो, दो वस्तुओं में से या दो पिंडों में से एक पिंड क्या हो, पृथ्वी हो, तो उस समय जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्व बल होता है, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि उसमें एक वस्तु पृथ्वी होना चाहिए। समझ में आया। देखिए अगर हम आपको बोलते हैं चंद्रमा और मंगल ग्रह के बीच में लगने वाला बल कौन सा बल है, आप पहले देखिए, यहाँ पे खोजिए कि पृथ्वी है या नहीं। अगर पृथ्वी नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे हम आपको दो चीज बोलेंगे, जैसे हम आपको बोलेंगे पृथ्वी और शुक्र, क्या बोल दिए, पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र के बीच लगने वाला बल को कौन सा बल हम कहते हैं, गुरुत्व बल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो वस्तु जो हमको दिया है उसमें से एगो पृथ्वी है या नहीं है। अगर दोनों में से एगो पृथ्वी है तो उसको हम गुरुत्व बल कहेंगे।
अगर दो में से एक भी पृथ्वी नहीं है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम गुरुत्व बल कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि दो वस्तु में से एक वस्तु जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पृथ्वी। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब पृथ्वी द्वारा लगाने वाले बल को भी आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व बल क्या होता है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। तो समझ में आ गया होगा गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन आया था, उसमें आप बना पाते हो नहीं बना पाते हो। पहला क्वेश्चन था, किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है पहला द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती माने समानुपाती। देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, समानुपाती। ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता। दूसरा ऑप्शन हमारा कट गया। बीच की दूरी के घन के समानुपाती। देखिए बीच की दूरी के घन माने क्यू, लेकिन यहाँ स्क्वायर, हमको तो स्क्वायर देखना है। बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती। अब ये कहता है बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती। समानुपाती मतलब बताया ना, देखिए व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, समानुपाती माने डायरेक्ट आप उसको देख सकते हैं। व्युत्क्रमानुपाती जब व्युत बोले बोल दिया मैंने उल्टा, मैंने ऊपर में आपको एक लिखना है, समानुपाती माने सीधा। तो ये कहता है बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती। समानुपाती मैंने आपको सीधा लिखना है। देखिए हम जो पढ़े हैं वो सीधा है कि उल्टा है, तो आप बोलोगे उल्टा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा एक ही ऑप्शन सही है कि द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि जी का मान कितना होता है? जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखिए जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? देखिए अभी जस्ट बोले थे गुरुत्वाकर्षण के प्रायोगिक मान जो ये सांख्यिकीय मान जो है सबसे पहले किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। तीसरा है, गुरुत्व जनित त्वरण जी निर्भर नहीं करता है। देखिए सबसे पहले गुरुत्व बल समझ गए। अब गुरुत्व बल, पृथ्वी द्वारा लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। ठीक है, और गुरुत्व बल जो होता है, गुरुत्व बल जब भी लगता है तो बल किसे कहते हैं? अगर आपको पूछेंगे बल किसे कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे बल किसे कहते हैं। बल क्या होता है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। और जब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। हमको पढ़ना गुरुत्व बल ही है। ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल में जो त्वरण होता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो सिंपल त्वरण है ये है, गुरुत्व बल लग गया तो त्वरण लगेगा, लेकिन गुरुत्व बल के समय जब त्वरण होता है तो उसका एक अलग नाम दिया जाता है, गुरुत्व त्वरण। क्या दिया जाता है? गुरुत्व त्वरण। माने बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब गुरुत्व बल पढ़ेंगे माने पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल, पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगा रही है, जैसे हम खड़े हैं, किसके वजह से खड़े हैं? तो पृथ्वी हम पे बल लगा रहा है। ठीक है, तो वो जो बल लगा रहा है कौन सा बल हो गया? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल में जो त्वरण होता है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण, जिसको कौन सी सूचित करते हैं? जी से। किस चीज से? जी से। अब जी का मान में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी पर जी के मान में क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग देखिए समझिए कि पृथ्वी के सतह, पृथ्वी का सतह, पहला कंडीशन समझिएगा, जी का मान पृथ्वी के सतह के ऊपर जाइए या पृथ्वी के सतह के नीचे जाइए। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाइए या पृथ्वी के सतह के नीचे जाइए तो जी का मान आपका कम हो जाएगा, जी का मान घट जाएगा। इस चीज को समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जी का मान पृथ्वी की सतह के ऊपर जाइए या पृथ्वी की सतह के नीचे आइए, जी का मान आपका क्या होता है? घट जाता है। अब देखिए अगर किसी चीज को मान लो, ये आगे समझिएगा जी क्या होता है। अगर मान लो ये आपका छत है, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक इसका छज्जी है, मान लीजिए यहाँ पे एक छज्जी पर एक आदमी बैठा हुआ है और छत पे एक आदमी बैठा हुआ है। आप एक ईंट लेके इसको भी मारते हैं और एक ईंट लेको इसको मारते हैं। ठीक है, बताइए किसको ज्यादा चोट लगेगा, इसको या इसको? आप बोलोगे इसको। क्यों? आप जिस मारे हो, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, देखिए जैसे जैसे ऊपर जाता है तो जी का मान घट जाता है। जी का मान क्या होता है? घट जाता है। और जी का मान जब घट जाएगा तो यहाँ जैसे ऊपर जाएगा तो इसका बल का मान घट जाएगा। बल का मान जब घट जाएगा, जी का मान घटने, देखिए
F बराबर ma, लेकिन a नहीं लिखेंगे g लिखेंगे। अगर देखिए सीधा सीधी है कि उल्टा है, आप देखो सीधा सीधी उल्टा क्या समझाए थे, अगर इसके सीधे में है तो समानुपाती, उल्टा में है तो व्युत कर्मानुपाती। अगर आपको मान लीजिए ऐसे लिखा होता है F बराबर m बटे g होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए बटा के नीचे है, बटा के नीचे का मतलब इसको घटाइए ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाइए ये घटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सीधा सीधी है उल्टा है, तो आप बोलोगे सीधा सीधी। सीधा सीधी एम जी का मतलब क्या, एम मैंने द्रव्यमान, जी मैंने त्वरण, कौन त्वरण, गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण क्यों लिख रही है, गुरुत्व बल का चर्चा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम जी का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान भी बढ़ जाएगा, जैसे हम जी का मान घटाएंगे तो बल का मान भी घट जाएगा। अब जब यहाँ से ये इसको मारेगा, यहाँ से ये इसको मारेगा, यहां तक में जी का मान और यहां तक में जी का मान, कौन किस में जी का मान ज्यादा घटेगा, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा घटेगा। तो यहां से ये ऊपर है, ये ऊपर है कि ये ऊपर है, स्वाभाविक बात ये वाला ज्यादा ऊपर है, तो ज्यादा ऊपर है तो जी का मान ज्यादा घट गया। अब जी का मान जितना ज्यादा घटेगा बल का मान उतना ज्यादा कम होगा, जी का मान जितना ज्यादा घटेगा बढ़ेगा, बल का मान उतना कम होगा। जिसकी वजह से ये आदमी अगर यहाँ पे है और यहाँ पे है तो नजदीक वाले को ज्यादा जोर से हिट करेगा, दूर वाले को थोड़ा कम चोट लगेगा। इसीलिए अगर आप किसी को मारते हैं तो वो नजदीक रहता है तो उसको मान लीजिए मार रहे किसी को, तो अगर वो नजदीक है तो उसको ज्यादा चोट लगेगा, दूर है तो कम चोट लगेगा। क्यों, क्योंकि जितना दूरी पर होगा जी का मान उतना कम होगा, जितना कम होगा बल का मान उतना कम होगा। मैंने जितना दूरी पर होगा, ठीक है, जितना दूरी पर होगा जी का मान उतना कम होगा, जी का मान जितना कम होगा बल का मान उतना कम होगा। इसीलिए अगर किसी से मार खाना है तो आप दूर रहिए, ठीक है, दूर रह के बोलिए मारिए हमको इतना मारना है, तो मारते रहेगा आपको चोट कम लगेगा, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा जोर से मार खाना है तो आप उसको नजदीक चल जाइए और बोलिए हमको मारिए, हड़ाक हड़ाक 5-6 ईंटा मारिए, आपको मार देगा, आप मर जाइएगा, ठीक है। तो इस चीज से हम लोग यही समझे हैं कि पृथ्वी की सतह से जितना दूर जाएगा जी का मान उतना कम होगा, पृथ्वी की सतह से जितना नीचे आइएगा उसमें भी जी का मान आपका घट जाएगा। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, समझिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, देखिए एक बड़ी क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर जी का मान घट जाता है, पृथ्वी की सतह के नीचे आने पर भी जी का मान घट जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपको देगा, ये मान लीजिए आपका पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी का सतह है, और एक आदमी मान लीजिए यहाँ पे, ये किसी मान लो छत है, छत होगा किसी का, और छत पे मान लीजिए छत है और ये छत पे है, ठीक है, ये सतह है पृथ्वी का और ये आदमी छत पे खड़ा है, ठीक है। अब जब ये यहां से नीचे गिरेगा, जब ये यहां से नीचे गिरेगा, या नीचे इसको जब ये छलांग लगाएगा नीचे गिरेगा, तो उस समय जी का मान बढ़ेगा घटेगा, जी का मान बढ़ेगा घटेगा, समझिए कंडीशन क्या है। यहाँ पे क्या था कि सतह से नीचे जा रहे थे या सतह से ऊपर जा रहे थे तब जी का मान घट रहा था। लेकिन अब की बार क्या है, सतह से हमको कोई मतलब है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से कूद गया, पृथ्वी का सतह यहाँ था, तो इस बंदे को, ये आदमी को सतह से कोई मतलब था, अब बोलोगे नहीं था। जब सतह से कोई मतलब नहीं होता है तब अगर कोई चीज सतह की ओर आता है तो उस समय जी का मान बढ़ जाता है, उस समय जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। कंफ्यूज जाइएगा नहीं, समझिएगा बात को। सतह से ऊपर जाने पर या सतह से नीचे जाने पर, ठीक है, क्या होता है, जी का मान घट जाता है। लेकिन कोई चीज सतह पर नहीं है उसके बाद वो नीचे आ रहा है तो जी का मान बढ़ जाएगा, जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जी का मान बढ़ने से, देखिए जी का मान बढ़ने से क्या होगा, जी का मान घटने से क्या हो रहा था, बल कम हो रहा था, जी का मान बढ़ने से क्या होगा, जैसे जी का मान बढ़ेगा, जैसे जी का मान बढ़ेगा, इस पर ये बल जो होता है गुरुत्व बल, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब समझिए इस बात को, अगर आप ये सतह है, ठीक है, और ये 20 फीट का पेड़ है, कितना फीट का पेड़ है, 20 फीट का पेड़ है, और ये एक सतह और दूसरा जरूर बनाते हैं, और ये एक सतह है और एक 50 फीट का पेड़ है, कितना फीट का है, 50 फीट का। तो 20 फीट के पेड़ से, 20 फीट के पेड़ से आप कूदिए और 50 फीट के पेड़ से आप कूदिए, बताइए आपको ज्यादा चोट कहां से कूदने से लगेगा, 20 फीट से कि 50 फीट से। आप तो ऐसे बोलोगे 20 फीट से ज्यादा लगेगा, 20 फीट ज्यादा लगेगा, नहीं, गलत, 50 फीट ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो 50 फीट से जब ज्यादा लगेगा तो
बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं कि जितना दूर से मतलब कूदेंगे तो उतना ज्यादा चोट लगेगा, लेकिन ऐसा होता क्यों है? उसका कारण ये है कि आप जैसे ऊपर से कूदक रहे हैं, इसका मतलब इसको सतह से कोई मतलब नहीं, सतह वाला कंडीशन खत्म। तो जैसे आप ऊपर से नीचे कूद रहे हैं, जैसे आप ऊपर से नीचे कूद रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं जैसे ऊपर से नीचे कूदने के बाद जी का मान धाम से बढ़ जाता है। जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। और हम लोग पढ़े हैं कि जैसे जी का मान बढ़ा, बल का मान भी बढ़ गया। बल का मान भी, आपके ऊपर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। लगने वाला बल जैसे आपका बढ़ जाएगा तो आपको पृथ्वी इसको आपको जोर से खींचेगा, जितना जोर से खींचेगा आपको उतना ज्यादा यहाँ पे चोट लगेगा। यही कारण है, इसीलिए समझ में आ गया होगा, दोनों कंडीशन समझ रहे हैं। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइए या पृथ्वी के सतह के नीचे जाइए तो जी का मान घटेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप पृथ्वी की सतह पे नहीं हो, कहीं अदर मतलब पृथ्वी के सतह से बाहर हो, उसके बाद आप नीचे कूदक रहे हो या नीचे कूद रहे हो, तो उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आइएगा आपका जी का मान वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। जितना ज्यादा नीचे आइएगा उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। अब समझिए, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है। अब मान लीजिए एक सतह है, ठीक है, यहाँ एक आप मतलब जहाज पे हो, ठीक है, आप वहां से कूदकना स्टार्ट किए और आपका स्पीड था, मान लीजिए उस समय था आपका स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना था? 10 मीटर प्रति सेकेंड। और जैसे आप इससे यहाँ से नीचे आइएगा तो उसका स्पीड आपका बढ़ेगा घटेगा? मान लीजिए यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, और ये पृथ्वी का सतह है, फिर यहाँ पे आ पाए आप थे, यहाँ पे आपका था 10, फिर उसके बाद नीचे आए, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, एक समय आएगा जब आप सबसे नीचे यहाँ पहुंच जाओगे। आप बताइए सबसे ज्यादा स्पीड आपका कहाँ रहेगा? इस जगह पे रहेगा, ए पॉइंट पे रहेगा, या बी पॉइंट पे रहेगा, सी पॉइंट पे रहेगा, डी पे रहेगा, डी पे रहेगा, या एफ पे रहेगा? सबसे ज्यादा स्पीड एफ पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? चलिए कमेंट कीजिए, उसके बाद हम अभी बताएंगे, उसके बाद समझ लीजिएगा। वीडियो को रोक के कमेंट कीजिए, सबसे ज्यादा बल, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे होगा इसका? यहाँ से ये नीचे कूद रहा है, बताइए सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे होगा? देखिए समझिए, जैसे यहाँ से ये नीचे कूद रहा है तो इसका सबसे ज्यादा स्पीड ये गिरने के पहले होगा, माने एफ पॉइंट के पहले होगा। एफ पॉइंट के पहले गिर जाएगा तो जीरो, गिर जाएगा तो जीरो। जैसे वहां पृथ्वी को टच किया तो उसका वेग जीरो, उसका वेग क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर टच नहीं किया, सबसे अगर पूछेगा सबसे ज्यादा आपका वेग उसका कहां पे होगा, तो टच करने से पहले, किसको टच करने से पहले? पृथ्वी के सतह। पृथ्वी के सतह को टच करने के पहले सबसे ज्यादा इसका वेग होगा। सबसे कम कहां पे होगा? जहां से स्टार्ट किया था, जहां से स्टार्ट किया था। क्यों? जैसे जैसे नीचे आ रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है, वैसे वैसे जी का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे जी का मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे जी का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी गुरुत्व बल, यहाँ पे गुरुत्व बल पृथ्वी द्वारा लगने वाले बल गुरुत्व बल कहते हैं, वैसे वैसे गुरुत्व बल का मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे गुरुत्व बल का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको जोर से खींच रहा है, जोर से खींच रहा है। और जैसे जो चीज आपको जोर से खींचेगा तो उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं आपका वेग भी वैसे वैसे बढ़ रहा है, मैंने आपका चाल भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम यहाँ पे होगा, उससे ज्यादा इस पॉइंट 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 पे होगा। और जब आप एफ पॉइंट पे आओगे, मतलब लास्ट सतह के पहले, सबसे अधिक होगा सतह के पहले। तो समझ में आ गया होगा, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घट जाता है, पृथ्वी की सतह के नीचे आने पर जी का मान घट जाता है, लेकिन पृथ्वी की सतह के तरफ आने पर जी का मान बढ़ जाता है। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट समझिएगा जी के बारे में, जी के बारे में समझिएगा। ये मान लो पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी का ये क्या होता है? कौन रेखा है? विषुवत रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा कौन रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और यहाँ जो है इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। ठीक है, अब समझिएगा, घूर्णन का कोई रिलेशन नहीं होता है ध्रुव के साथ में। घूर्णन का कोई रिलेशन नहीं होता है ध्रुव के साथ में। ठीक है, अब समझ आते हैं, समझ आ जाएगा। घूर्णन, दूसरा घूर्णन का मतलब व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है विषुवत रेखा के साथ में। किस रेखा के साथ में? विषुवत रेखा के साथ में। समझिएगा दोनों चीज को।
घूर्णन, इसे याद रखने के लिए, घूर्णन का कोई रिलेशन नहीं होता है ध्रुव के साथ में, और घूर्णन का व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है विषुवत रेखा के साथ में। इसका मतलब ये होता है कि आप जोर से घूमो, पृथ्वी जो ध्रुव, आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने प्रकार घूम रही है, तो पृथ्वी घूमे चाहे नहीं घूमे, चाहे कुछ भी करे, पृथ्वी जोर से घूम जाए, हल्के से घूमे या घूमे नहीं करे, कुछ भी हो जाए, तो ध्रुव पर जी का मान चेंज नहीं होता है, ध्रुव पर जी का मान चेंज नहीं होता है। तो अगर आप ऐसे भी आपको पूछेगा कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। और पृथ्वी को अगर हम घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, उसका स्पीड बढ़ा दिए, उसका स्पीड क्या कर दिए? बढ़ा दिए। अगर उसका स्पीड बढ़ा दिए तो बताइए ध्रुव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्रुव पर जी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझिए बात को। घूर्णन का ध्रुव से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम उसको स्पीड में घूम रहा है और स्पीड घुमा दिए उसको, ठीक है, तो जी का ध्रुव के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी का मान जितना है, चाहे जोर से घूमे, धीरे घूमे, घूमना बंद कर दे, फिर भी जी का मान उतना ही रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा देखिए, विषुवत रेखा। कहाँ पे? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर समझिए, घूर्णन का व्युत्क्रमानुपाती होता है विषुवत रेखा, और व्युत्क्रमानुपाती को समझ देखिए, फिजिक्स का जितना भी टॉपिक होगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट होता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर इसको ये क्लियर कर दिए तो आपका फिजिक्स का हर टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ाइए दूसरा घटेगा, एक घटाइए दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, जब हम घूर्णन, मैंने पृथ्वी जो घूम रहा है, ठीक है, पृथ्वी जो घूम रहा है, ठीक है, अभी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मान कहाँ पे होता है? ध्रुव पे। सबसे कम कहाँ मान होता है? विषुवत रेखा पे। जी का, किसका मान? जी का। जी का सबसे अधिक मान कहाँ होता है? ध्रुव पे। सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दें, सवाल जवाब दीजिएगा। पृथ्वी को अपना स्पीड से दुगुना स्पीड में घुमा दिए, बताइए ध्रुव पर उसका इफेक्ट क्या होगा? ध्रुव पर जी का मान कितना होगा? कोई चेंज नहीं। ध्रुव पर घूर्णन से कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, विषुवत रेखा पर, अब विषुवत रेखा पर समझते हैं, घूर्णन को बढ़ा दिए, अब पृथ्वी घूम रहा था, पृथ्वी घूम रहा है, अब उसके स्पीड को हम बढ़ा दिए, पृथ्वी के घूर्णन के स्पीड को कौन सी कर दिए? बढ़ा दिए। अब घूर्णन के स्पीड को बढ़ाने से जी का, विषुवत रेखा पर, किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर, ठीक है। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा? देखिए क्या बोले हैं, उल्टा, माने घूर्णन को बढ़ा देंगे जी का मान घट जाएगा, घूर्णन को घटा देंगे जी का मान बढ़ जाएगा, समझिएगा। घूर्णन जितना, हम क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी घूम रहा था, उसके घूमने के स्पीड को बढ़ा दिए, घूमने के स्पीड को बढ़ा दिए, जैसे घूमने के स्पीड को हम दुगुना कर दिए, मैंने बढ़ा दिए, तो जी का मान क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो आपको अगर पूछेगा पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा देने पर जी का मान क्या होता है? कहाँ घट जाता है? कहाँ पे? क्वेश्चन समझिएगा, कहां पे घट जाता है? विषुवत रेखा पर। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि घूर्णन गति को बढ़ाने पर ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता है। ध्रुव पर जी का मान कोई चेंज नहीं होता, चाहे आप उसको बढ़ा दो, घटा दो, बंद कर दो, रोक दो, कुछ भी कर दो, जी का मान ध्रुव पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, घूर्णन को बढ़ा रहे हैं तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो रहा है? घूर्णन को बढ़ा दिए, विषुवत रेखा पर जी का मान घट गया। अब घूर्णन को घटा देंगे, घूर्णन को घटा देंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन का मान अगर हम घटा देंगे तो विषुवत रेखा पर, किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विषुवत रेखा का मान, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब एक पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, समझिएगा इसको अच्छे से, कि पृथ्वी जैसे घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, इसको हम कितना गुना बढ़ा देंगे? देखिए समझिएगा, पहले घूर्णन गति बढ़ा रहे हैं, घूर्णन को बढ़ा रहे हैं तो जी का मान घट जा रहा है, समझिएगा मेन पॉइंट यहाँ पे, घूर्णन को बढ़ा रहे हैं, जी का मान घट रहा है। अब हम उसको कितना गुना बढ़ा दें, पृथ्वी का जो घूम रहा है उसको कितना गुना बढ़ा दें कि जी का मान 0 हो जाए, क्योंकि जी तो घट रहा है। अब बढ़ाते रहेंगे, इधर बढ़ाएंगे इधर घटेगा, इधर बढ़ाएंगे इधर घटेगा, फिर इधर बढ़ाएंगे इधर घटेगा, एक समय ऐसा आएगा जब जी का मान 0 हो जाएगा। जी का मान कितना हो गया? 0। अब पृथ्वी को कितना गुना स्पीड से हम बढ़ा दें कि जी का मान 0 हो जाए, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। पृथ्वी को कितना गुना स्पीड से हम बढ़ा दें कि जी का मान 0 हो जाए? तो 17 गुना। कितना गुना? 17 गुना
पृथ्वी के घूर्णन गति को 17 गुना कर देने पर जी का मान 0 हो जाता है। जी का मान जैसे 0 हुआ, अब हुआ क्या समझिए, जी का मान कितना हो गया 0। अब जी का मान 0 होने से क्या होगा उसको समझते हैं। आप लोग का जो भार है, हम लोग का जो भार है, भार किसे कहते हैं, भार एक प्रकार का बल होता है। भार का सूत्र होता है W बराबर mg। W वेट, वेट बराबर होता है mg। m माने द्रव्यमान, g माने गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण, ठीक है। हम लोग का द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल को ही हम लोग कहते हैं आपका भार। जैसे मान लो हमारा द्रव्यमान अगर मान लो 50 केजी, ठीक है, द्रव्यमान कितना केजी 50 केजी, और जी का मान कितना होता है आप लोग पढ़े हैं, जी का मान होता है, जैसे हमारा द्रव्यमान 50 केजी, जी का मान होता है 9.8 और उसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि जी एक त्वरण है, त्वरण का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा द्रव्यमान 50 केजी है, ठीक है, तो हमारा द्रव्यमान 50 केजी है तो हमारा भार कितना होगा, तो जी का मान होता है 9.8। लेकिन सवाल जब भी बनाते हैं तो कैलकुलेशन में आसानी के लिए जी का मान हम रखते हैं 10। आप बोलोगे 50 × 10 500 न्यूटन। हमारा भार कितना होगा, भार का मात्रक न्यूटन होता है क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। तो हम आपको बोलते हैं हमारा द्रव्यमान 50 केजी है, तो बताइए हमारा वेट कितना होगा, आप बोलोगे 500 न्यूटन होगा, ठीक है। अभी हमारा कंडीशन क्या होगा, हम पृथ्वी को 17 गुना बढ़ा दिए हैं। कितना गुना बढ़ा दिए, 17 गुना बढ़ा दिए। जब 17 गुना बढ़ा दिए तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, 50 केजी, एम हो गया 50 केजी। लेकिन हम 17 गुना बढ़ा दिए हैं तो जी का मान 0 हो गया, तो जी के जगह पर कितना लिखेंगे 0, ले हमारा मान 0 हो गया, हमारा वेट कितना हुआ 0। इसी 0 को हम लोग बोलते हैं भारहीनता। क्या बोलते हैं, भारहीनता। कि पृथ्वी को अगर हम 17 गुना स्पीड से बढ़ा देंगे तो वो जो कंडीशन उस समय होगा उस कंडीशन को कहते हैं भारहीनता। और भारहीनता जब होगा तो पृथ्वी उसको अपने तरफ खींचिए नहीं पाएगा, तुम घूमते ही रहेगा ऊपर। मान लो तुमको अगर 17 गुना स्पीड से अपना घूमने लगे तो हम लोग जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, पृथ्वी अपने आप को मतलब जो अगर एक बार खुदक गए ऊपर चले गए तो पृथ्वी उसको खींचिए नहीं पाएगा, क्योंकि क्या होगा 17 गुना बढ़ा दिए तो भारहीनता, हमारा भार हो गया 0 तो खींचिए नहीं पाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया भारहीनता किसे कहते हैं। भारहीनता माने कि जी हमारा 0 हो गया, जी हमारा 0। भारहीनता समझने के लिए एक चीज और समझिए, भारहीनता होता किस कंडीशन को हम लोग भारहीनता कहते हैं, उस कंडीशन को समझिए। जब आपका संपर्क पृथ्वी के संपर्क से टूट जाता है, जैसे अभी आप खड़े हो या बैठे हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो आपका संपर्क पृथ्वी से बना हुआ है, किसी कारणवश आपका संपर्क पृथ्वी से टूट गया, तो जितना देर तक आपका संपर्क पृथ्वी से टूटा हुआ रहेगा ना, उसी चीज को हम लोग कहते हैं भारहीनता, क्योंकि उस समय पे आपका वो संपर्क बल काम नहीं करता है। संपर्क बल कितना होता है 0, इसलिए उसको बोलते हैं भारहीनता। कहने का मतलब समझिए, एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप कहीं चल रहे हो, केले के छिलका होता है उस पर आप फिसल गए, फिसलने के बाद कुछ सेकेंड तक आप पृथ्वी के संपर्क से टूट जाते हो, पृथ्वी के संपर्क से टूट गए मतलब उसके ऊपर चले, मतलब उसके उस पृथ्वी से आपका संपर्क नहीं रहा। जितना देर तक संपर्क नहीं रहता है ना, उसी को बोलते हैं भारहीनता। क्या बोलते हैं, भारहीनता। मैंने पृथ्वी से आपको बल नहीं लग रहा था उतना देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, तो उसी को बोलते हैं भारहीनता। मैंने आप लहरा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लहरा रहे हो। तो जब 17 गुना स्पीड से पृथ्वी घूमने लगेगा तो जो चीज जहां पे है वहीं पे लहराने लगेगा, उसको खींचिए नहीं पाएगा, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं भारहीनता। तो भारहीनता कब होता है, जब पृथ्वी कितना गुना स्पीड से बढ़ने लगे, 17 गुना स्पीड से बढ़ने लगे। तो इतना जी के बारे में तो समझ में आ गया होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटेगा, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। लेकिन किसी अदर मतलब सतह से, किसी अदर जगह से पृथ्वी की सतह की और नीचे आने पर जी का मान बढ़ेगा। पृथ्वी का घूर्णन गति ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम। और घूर्णन गति को बढ़ाने पर ध्रुव पर जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और घूर्णन गति को बढ़ाने पर विषुवत रेखा पर जी का मान घट जाता है। और 17 गुना बढ़ा देंगे तो जी का मान बिल्कुल 0 हो जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग भारहीनता। समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गुरुत्व त्वरण जी निर्भर नहीं करता है, गुरुत्व त्वरण जी निर्भर नहीं करता। अब एक बात और समझिए, जैसे आप मान लीजिए आप है, ठीक है, ये क्या हो, आप हो, चलिए आपका शकल हम लोग बना दिए, ये आप हो, ठीक है। तो जी का मान किस पे निर्भर नहीं करेगा। जैसे ये जी है, गुरुत्व त्वरण, ये आप हो, तो आपके किस चीज पर निर्भर नहीं करेगा। तो पहला कंडीशन, आपका रूप कैसा हो, आप अच्छे हो, खराब हो, काला हो, गोरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जी जो होता है वस्तु के रूप, जी का जो प्रभाव होता है, जी पर जो प्रभाव होता है, वस्तु के रूप का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। रूप का कोई प्रभाव नहीं होता है, जी का वस्तु के रूप का
कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरा रूप हो गया, दूसरा आकार, दूसरा क्या आकार, वस्तु गोलाकार है, अंडाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, किस आकार का है उससे भी जी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी का मान 9.8 होता है तो होता है। आप अगर आप गोल हो तो आपके लिए भी जी का मान 9.8 होता है, आप चकोर हो तो आपके लिए भी 9.8 होगा, आप लंबे हो तो आपके लिए भी 9.8 होगा, आप चौड़े हो तो आपके लिए भी 9.8 ही होगा जी का मान। ठीक है, तो जी का मान ना ही रूप में इफेक्ट करता है, ना ही आकार में करता है, ना ही द्रव्यमान पे करता है, ना ही द्रव्यमान पे करता है। अर्थात आप 10 केजी का हो, चाहे आप 20 केजी का हो, चाहे आप 30 केजी का हो, चाहे आप 40 केजी का हो, चाहे आप 50 केजी का हो, फिर भी आपको आपके उससे जी को कोई प्रभाव या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, आपको क्वेश्चन है कि जी का मान निर्भर नहीं करता, किस पे निर्भर नहीं करता है। देखिए अभी जस्ट पढ़े, वस्तु के रूप पर निर्भर नहीं करता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है, तीसरा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, चौथा ऑप्शन है सभी। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मैंने रूप पर भी निर्भर नहीं करता, आकार पर भी, द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जी का मान कब घटता है। विदाउट ऑप्शन बोलिए, जी का मान कब घटता है। जब सतह से ऊपर जाता है, पहला, जब सतह के नीचे जाता है, दूसरा, तीसरा क्या था, घूर्णन गति को बढ़ा देंगे। घूर्णन गति क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जी का मान घट रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट, भारहीनता की स्थिति तब होगी जब पृथ्वी अपने वर्तमान पृथ्वी चाल से कितनी गुना स्पीड में चलेगी। कितने गुना स्पीड में, जस्ट बताए थे कितने गुना स्पीड में चलेगी, तो 17 गुना स्पीड में बताए थे। 17 गुना स्पीड में, कितना स्पीड में, 17 गुना स्पीड में चलेगी। नेक्स्ट, भारहीनता की स्थिति में दिन की अवधि कितना हो जाएगा। चलिए एक चीज और आपको क्वेश्चन आ गया, जब भारहीनता हो जाएगा, पृथ्वी 17 गुना स्पीड से चल रही है, कितना गुना स्पीड से चल रही है, 17 गुना स्पीड से चल रही है। जब पृथ्वी 17 गुना स्पीड से चलेगी तो उस समय एक दिन कितना देर का होगा। अभी एक दिन कितना देर का होता है, एक दिन 24 घंटा का होता है। लेकिन पृथ्वी अगर 17 गुना स्पीड से चलने लगे, मतलब भारहीनता, जैसे भारहीनता सुने तो समझ लीजिए पृथ्वी 17 गुना स्पीड से भागने लगा है। 17 गुना स्पीड से पृथ्वी चलने लगा है, उस समय एक दिन 24 घंटा का नहीं होके 84 मिनट का हो जाएगा। कितना मिनट का, 84 मिनट। मतलब क्या, 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट, 84 मिनट का समझे ना, 60 मिनट में 1 घंटा, उधर कितना मिनट हो जाए, 24 मिनट, तो 1 घंटा 24 मिनट। तो भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी पर एक दिन कितना देर का होता है, 1 घंटा 24 मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब लिफ्ट वाला पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए उसमें से जितना क्वेश्चन आएगा हम लोग कर लेते हैं। लिफ्ट में होता क्या है, लिफ्ट से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आप लिफ्ट में हो, ठीक है, और लिफ्ट आ रहा है नीचे। लिफ्ट कहाँ आ रहा है, नीचे। बताइए आपका भार जो होता है घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। लिफ्ट में हो, लिफ्ट में हो, और लिफ्ट में आप कहाँ आ रहे हो, नीचे। और मान लीजिए सतह, ये पृथ्वी का सतह है, आप यहाँ पे हो, आप आ रहे हो नीचे। बताइए आपका भार घटेगा या बढ़ेगा। तो आप बोलोगे घटेगा। कैसे घटेगा समझिए। अब हम क्या बोले, जी का मान जब ऊपर जाता है तो घटता है, नीचे आता है तो, जब ऊपर जाता है तो बढ़ता है, नीचे आता है तो घटता है। लिफ्ट में जब भी आप नीचे आते हो, ठीक है, तो लिफ्ट में जब भी आप नीचे आते हो तो उस समय आपका मान आपको लगता है, ये अनुभव होता है, ऐसा होता नहीं है, ये आपको अनुभव हुआ कि आपका वजन घट गया, आपका वेट क्या हो गया, घट गया। तो लिफ्ट से पहला क्वेश्चन, जब आप लिफ्ट में नीचे आते हो तो आपको क्या लगता है, आपका वजन घट गया। लिफ्ट में जब आप ऊपर जाते हो तो आपको क्या लगता है, आपका वजन बढ़ गया। नीचे आने पर घट जाएगा, ऊपर जाने पर बढ़ जाएगा। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमको क्या लगेगा, हमारा वजन क्या हो चुका है, घट जाएगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा कि जब लिफ्ट से हम नीचे आ रहे हैं, लिफ्ट एक बार टूट गया, लिफ्ट एक बार क्या हो गया, टूट गया, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा भारहीनता। क्या होगा, भारहीनता। अब भारहीनता क्यों होगा समझिए। जैसे मान लीजिए ये हम है, ये हम है, ठीक है, और ये आपका लिफ्ट है, ठीक है, और हम आ रहे हैं नीचे, और एक बार लिफ्ट टूट गया तो हम तो जैसे यहाँ पे होंगे ऐसे, तो कुछ देर के लिए क्या होगा, जैसे लिफ्ट का रस्सी टूटेगा, लिफ्ट का रस्सी टूटने के बाद ये बहुत स्पीड से नीचे जाएगा, और ये कुछ देर के लिए हवा में रह जाएगा। जब हम लोग हैं कुछ देर के लिए क्या हो जाएंगे, हवा में रह जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे ये है, ठीक है, तो जैसे छोड़े तो कुछ देर तक के लिए स्केच जो था हवा में रह गया, ये पूरा स्पीड से नीचे गया, कुछ देर के लिए ये जो है
ये हवा में रह गया। तो जितना देर तक ये हवा में रहा, तो हवा में रहने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भारहीनता। जस्ट पढ़े हैं। तो जैसे रस्सी टूटता है तो एक बार नीचे आता है, तो उस समय कौन कंडीशन उत्पन्न होता है, भारहीनता। तीनों पॉइंट समझिए। जब हम नीचे आएंगे तो हमारा वजन क्या होगा, घटा बढ़ा हुआ महसूस होगा। जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारा वजन घटा हुआ महसूस होगा। जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा। जैसे रस्सी टूट जाएगा, लिफ्ट टूट जाएगा, तो भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा, चौथा क्या होगा, लिफ्ट का त्वरण का मान अगर पृथ्वी के त्वरण के मान से बढ़ गया, लिफ्ट का त्वरण अगर पृथ्वी के त्वरण के मान से, लिफ्ट ऐसा कंडीशन होता नहीं है, कभी कभी किसी रेयर केस में कभी मान लो ऐसा होता है, ऐसे मतलब समझने के लिए है कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा, कि लिफ्ट का जो त्वरण है उस त्वरण का मान पृथ्वी के त्वरण के मान से बढ़ गया। ठीक है, लिफ्ट का जो त्वरण है पृथ्वी के त्वरण के मान से क्या हो गया, बढ़ गया। उस कंडीशन में क्या होगा, इस लिफ्ट में जो आर्मी है वो आर्मी फर्श से टकरा जाएगा किसके ऊपर, किसमें, ऊपर वाला। जैसे मान लीजिए हम, ये पूरा कमरा लिफ्ट है, ठीक है, और हम लिफ्ट में, ठीक है, और लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से ज्यादा हो गया, तो हमारा कंडीशन उस समय हम क्या करेंगे, तो हमारे जो होंगे वो हमारा सर जो होगा उस लिफ्ट के जो ऊपर बना हुआ छत है उस छत से हम टकरा जाएंगे। ठीक है, उस छत से क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो ये लिफ्ट के हमारा 4 क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, नीचे आएंगे तो घट जाएगा, ऊपर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, रस्सी टूट गया तो भारहीनता। और यहां पे देख लेते हैं, लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से अधिक हो गया, तो लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से अधिक हो गया, हम कहां चले जाएंगे, छत से टकरा जाएंगे। तो लिफ्ट से हमारा ये 4 क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं अब लिफ्ट का क्वेश्चन। कहता है लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब, देखिए, तो अभी जैसे नीचे आ रहे थे, ठीक है, तो क्या हो रहा था, घट रहा था, ऊपर जा रहे थे, बढ़ रहा था, एक बार छूट गया, भारहीनता, त्वरण ज्यादा हो गया, ऊपर टकरा गए। अब एक कंडीशन और होता है इसमें कि ऐसा कि लिफ्ट में आप ऐसा क्या चीज होगा जब हमको, मतलब कि हमारा वेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही हमको लगेगा बढ़ा है, ना ही हमको लगेगा घटा, हमको पता नहीं चलेगा कि हम, मतलब कोई अनुभव ही नहीं होगा, ना ही बढ़ा का अनुभव होगा, ना ही घटा का अनुभव होगा। जैसे हम नीचे आएंगे तब उस समय हमको बढ़ा का, इसमें क्या होता है, लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाएगा, एक समान वेग से ऊपर जाएगा, एक समान वेग से ऊपर जाएगा। दूसरा है लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आएगा, एक समान वेग से नीचे आएगा। अब देखिए, समझिए बात को, इस चीज एक पॉइंट को हमेशा समझिए, जब भी वहां पे पॉइंट रहेगा, देखिए एक समान वेग, ठीक है, जैसे एक समान वेग बोला, देखिए सबसे पहले समझिए त्वरण क्या होता है। जब तक ये नहीं समझिएगा तब तक अभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। वेग में अंतर को हम लोग कहते हैं त्वरण, वेग में अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में पहले चाल, अगर आप 20 के स्पीड से पहले चल रहे थे, अब आप 10 के स्पीड से चलने लगे, एक सेकेंड में अगर आप 20 से 10 चले गए तो इसके बीच में कितना का अंतर हुआ, 10 का। तो उसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। त्वरण होता है v-u/t, ठीक है, सूत्र होता है कि मैंने आपका स्पीड में अगर परिवर्तन हुआ तो होता है त्वरण, अगर स्पीड में परिवर्तन नहीं हुआ उसको हम लोग त्वरण नहीं बोलते हैं। समझिए फिर से, स्पीड में अगर आपका परिवर्तन हुआ तो त्वरण होगा, स्पीड में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब ये बोल रहा है एक समान वेग, ये क्या बोल दिया, एक समान वेग, मैंने वेग का एक समान है, मैंने वेग मैंने चाल, वेग चाल अलग होता है, लेकिन समझने के लिए समझिए, जब भी वेग का बात होगा तो आप समझिएगा चाल, ठीक है। तो वेग, जैसे वेग में परिवर्तन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ तो त्वरण हुआ, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो जब वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं तो त्वरण होगा, तो आप बोलोगे नहीं, जब त्वरण ही नहीं होगा, त्वरण नहीं हुआ तो उसका भाग, त्वरण नहीं हुआ मैंने जी नहीं हुआ, जब जी नहीं हुआ, वहां पे जी उत्पन्न नहीं हुआ, जब जी उत्पन्न नहीं हुआ तो उसका जो हम लिफ्ट में नीचे जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे बैठे रहे, चाहे कुछ भी करें, तो हमारा भार में अंतर होगा। भार में अंतर कब होगा, जब जी का मान या तो बढ़ जाएगा या जी का मान घट जाएगा। जी का मान बढ़ जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि हमारा वेट बढ़ गया, जी का मान घट जाएगा तो हम सोचेंगे हमारा जी का मतलब हमारा वेट घट गया। लेकिन अगर जी का मान में कोई चेंज नहीं होगा,
जी का मान में कोई चेंज है, बेगे एक समान है तो जी का मान में कोई चेंज नहीं है। जैसे ये वो के साथ में है वैसे ये हर जगह ये है, ठीक है। ऊपर में जहां, क्योंकि उसका बेगे एक समान है, उसका स्पीडे एक समान है, उसका चाले एक समान है। जब उसका चाले एक समान है, चाल घटिए बढ़ नहीं रहा है तो जी उत्पन्न हो ही नहीं रहा है। जब जी उत्पन्न नहीं हो रहा है, जब जी में चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उसके भार में परिवर्तन होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। भार में परिवर्तन कब होगा? उसके वेट में परिवर्तन कब होगा? जब जी में परिवर्तन होगा। अब जी बदल ही नहीं रहा है तो उसका भार में परिवर्तन होगा? तो नहीं होगा। समझिएगा, जब भी आपको ये क्वेश्चन बोले कि लिफ्ट के ऊपर, सॉरी यहाँ बोले कि लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जब भी ये बात बोले कि ऐसा कब कौन सा कंडीशन होगा? जब लिफ्ट में वस्तु रहेगा उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं है। कोई परिवर्तन जैसे नहीं समझ बात आएगा तो आप एक बात दिमाग में रखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका चाल एक समान है, चाल बदल नहीं रहा है। जैसे चाल नहीं बदल रहा है मैंने वेग एक समान है, चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे जाए, उस समय इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? तो इसका देखिए, लिफ्ट में किसी स्थित वस्तु के भार में कोई परिवर्तन कब नहीं होगा? जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाएगा, चाहे लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जाएगा। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। अगर वेग एक समान है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो लिफ्ट में वस्तु का भार क्या होता है? जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पर आपका भार बढ़ जाएगा, लिफ्ट में नीचे जाने पर आपका भार घट जाएगा। अगर एक समान वेग से जा रहा है तो आपका भार चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कोई परिवर्तन नहीं होगा। रस्सी एक बार टूट गया तो आप कहाँ आप रस्सी एक बार टूट जाएगा तो भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। लिफ्ट का त्वरण का मान अगर गुरुत्व त्वरण से बढ़ जाएगा तो आप कहाँ टकरा जाओगे? जाकर छत में टकरा जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग का है ग्रह गति का नियम। ठीक है, क्या है? ग्रह गति का नियम। तो ग्रह गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ग्रह गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। तो ग्रह गति का जो नियम है उस नियम को समझिए। ग्रह गति का नियम मैंने ग्रह किस गति से, ग्रह का जो गति होता है उसके में कितना नियम काम करता है, उसमें कितना नियम काम करता है। तो ग्रह गति के कितने नियम है? तो ग्रह गति के 3 नियम है। तो ग्रह गति का नियम दिया केपलर। किसने दिया? केपलर। किसने दिया? केपलर ने। ठीक है, ग्रह गति का नियम कितना होता है? 3 नियम होता है। ठीक है, तीनों नियम समझिएगा। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है तो ग्रह जो होता है, जो ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर, सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। पहला नियम देखिए क्या कह रहा है, केपलर कह रहा है कि ये सूर्य, पहला नियम क्या कह रहा है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार, क्या बोला है? दीर्घ वृत्ताकार, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। इस आकृति को क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। तो केपलरवा बोला है कि ये जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। किस पाथ पर? दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। पहला नियम यही कहता है। और सूर्य जो होता है किसी एक जगह पर फिक्स रहता है, ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और ग्रह जो चक्कर लगाता है वो चक्कर जो लगाता है कैसा लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार। ये बात किसने की को है? केपलर गति का पहला नियम कि ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। ठीक है, मान लो ये ग्रह हमारा यहाँ पृथ्वी है और ये इसके चारों ओर कैसा लगा रहा है? कैसा चक्कर लगा रहा है? दीर्घ वृत्ताकार। कैसा? दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल। ठीक है, तो दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है समझिए। दूसरा नियम कहता है इसका एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी माने क्षेत्रीय वेग समान होता है। एरियल वेलोसिटी, इसका क्षेत्रीय वेग क्या होता है? समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। क्षेत्रीय वेग क्या होता है? और देखिए क्षेत्रीय वेग क्या होता है। अब ये मान लीजिए जिसका चक्कर लगा रहा है, ये सूर्य है, पृथ्वी इसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे था 1 महीना, अभी यहाँ पे था, 1 महीना के बाद सूर्य यहाँ पे, सॉरी पृथ्वी यहाँ पे, क्योंकि चक्कर लगाएगा। अभी यहाँ पे था, 1 महीना के बाद यहाँ पे आ गया, तो पृथ्वी के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया? कितना एरिया कवर किया गया? कितना महीना में? 1 महीना में। ठीक है, तो केपलर बोला कि 1 महीना में जितना एक एरिया कवर करता है, अगले महीना में भी उतने एरिया कवर करेगा।
उसके अगले महीना में भी उतने एरिया कवर करेगा, उसके अगले महीने में भी उतने एरिया कवर करेगा। तो इसका मतलब इसका क्षेत्र एरियल वेलोसिटी होता है, क्षेत्रीय वेग जो होगा वो समान होगा, कांस्टेंट होगा, वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। किसने कहा? केपलर ने। पहला नियम दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाता है। दूसरा नियम क्षेत्रीय वेग क्या होगा? एक समान होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा, जैसे मान लो पृथ्वी यहाँ होगा और आप बोलोगे कि एक महीना के बाद यहाँ आता है, तो इस एरिया, ये वाला एरिया देखिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, ऐसे कि यहाँ पे एक चीज और काम करता है। केपलर बोला कि ये मत सोचिए कि जितना डिस्टेंस इधर से यहाँ खसका है उतने ही वो इधर खिसकेगा, ठीक है। वो क्या बोला कि सूर्य से ग्रह, सूर्य से ग्रह जितना दूर रहेगा, जितना दूर रहेगा वो उतना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसका चाल उतना कम होगा, समझिएगा। बोला है सूर्य से ग्रह जितना दूर होगा, जितना दूर होगा उसका चाल उतना कम होगा। ले समझिए इसको। ये क्या बोला कि सूर्य से ग्रह जितना दूर होगा, आप देखिए यहाँ पे मान लो एक कंडीशन में पृथ्वी यहाँ था और एक कंडीशन में पृथ्वी यहाँ है, ठीक है। अब समझिए इस कंडीशन में चाल कम होगा, तो चाल कम होने के लिए हमको देखना पड़ेगा दूरी ज्यादा कहाँ है। देखेंगे यहां से यहां तक दूरी क्या है? ज्यादा है, यहाँ दूरी कम है। तो जहां दूरी ज्यादा है चाल कम, दूरी ज्यादा है चाल कम। जैसे चाल कम होगा ये कम एरिया कवर करेगा, चाल कम होगा तो कम एरिया कवर करेगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम, जैसे दूरी कम हुआ ये खचाक से घूम जाएगा, खचाक से घूम जाएगा और ज्यादा घूम जाएगा। और ज्यादा घूमने की वजह से एरिया आपको लगता होगा कम है लेकिन ज्यादा है, इसीलिए ये दोनों एरिया क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है। तो केपलर साफ साफ यही कहना चाहता है कि एक महीना में जितना कवर करेगा ना, अगला महीना में भी उतने करेगा, अगला महीना में भी उतने करेगा, अगला महीना में भी उतने करेगा। इसके लिए आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कभी ऐसा समय आता है कि नजदीक हो जाता है, कभी ऐसा समय होता है ये दूर रहता है। अगर मान लीजिए जितना डिस्टेंस यहाँ कवर किया, मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर इधर बढ़ा, इधरों अगर इतना वो 10 किलोमीटर बढ़ेगा, ये एरिया तो छोटा पड़ जाएगा। तो ना, ऐसे नहीं होगा। यहाँ क्या होगा कि जैसे ये दूरी ज्यादा है तो ये इसका स्पीड कम हो गया, और जैसे इसका दूरी कम है ये खचाक से घूम जाएगा ज्यादा। जैसे ज्यादा घूम गया तो ज्यादा एरिया कवर किया, तो ये लंबाई में ज्यादा था, ये चौड़ाई में ज्यादा है, लेकिन उसका एरिया ओरिजिनल में जो एरिया जितना इधर कवर किया होगा उतने एरिया इधर भी कवर किया होगा। यही होता है क्षेत्रीय वेग। क्या होता है? क्षेत्रीय वेग। तो पहला नियम समझ गए, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। दूसरा नियम क्या था? इसका एरियल वेलोसिटी और क्षेत्रीय वेग समान होता है। तीसरा नियम समझिएगा, तीसरा नियम में इन्होंने क्या कहा कि आप किसी भी ग्रह का, किसी भी ग्रह का तीसरा नियम यहां लिख देते हैं, ठीक है। ग्रह का परिभ्रमण काल निकाल सकते हैं, परिभ्रमण काल निकाल सकते हैं। ले अब इसको देखिए कहना क्या चाहता है, कहता है आप किसी भी ग्रह का परिभ्रमण काल निकाल सकते हैं। परिभ्रमण काल मतलब क्या होता है? जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये मान लो हमारा पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी इसका चारों बगल दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाता है। अब इसका कहना है कि हम बता देंगे आपको कि पृथ्वी इसका चक्कर कितना देर में लगाएगा। क्या बोला? कि हम आपको बता देंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितना देर में लगाएगा। अब बताएंगे तभी जब ये इसका जो ये आपका कक्षीय चाल है, पृथ्वी का जो कक्षीय चाल है, इसका हमको आप दीर्घ व्यास निकाल दीजिएगा, दीर्घ अक्ष। देखिए तो क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष माने व्यास। ये क्या होगा? व्यास हो गया ना। देखिए हम लोग समझिए बात को, वृत्ताकार अगर रहता है तो हम लोग व्यास करते हैं, चाहे इधर से निकाल लीजिए, चाहे इधर से निकाल लीजिए, चाहे इधर से सब जगह व्यास बराबर होता है जब वृत्त होता है। लेकिन यहाँ पे तो वृत्त है नहीं, यहाँ तो दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ वृत्ताकार में दो चीज होता है, एक लंबा लंबी करते हैं तो उसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष।
और इधर से करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, इधर से ऊपर जिसका चौड़ाई में करते हैं तो उसको बोलते हैं लघु अक्ष। क्या बोलते हैं? लघु अक्ष। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि हम परिभ्रमण काल आपको बता देंगे। परिभ्रमण काल को करते हैं 30 यूनिट करते हैं। परिभ्रमण काल क्या होता है जस्ट बताएं कि सूर्य का चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं परिभ्रमण काल। तो जितना भी ग्रह है किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। पहला नियम कैसा? दीर्घवृत्ताकार। दूसरा क्षेत्रीय वेग समान, एक महीना जितना एरिया कवर करेगा अगला महीना में उतने, अगला महीना में उतने, अगला महीना में उतने। तीसरा नियम क्या कहता है? हम उसका परिभ्रमण काल निकाल देंगे। परिभ्रमण काल निकाल देंगे। परिभ्रमण काल तो निकाल देंगे, निकालेंगे कैसे? जब जो आपका ये कक्षीय चाल है, ये क्या है? कक्षीय चाल जो है, इस कक्षीय चाल का, जैसे मान लीजिए सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और हम आपको इसका कक्षीय चाल आपको निकाल देंगे। ये तभी निकालेंगे जब ये जो कक्ष है, परिभ्रमण कक्ष, यहाँ से जो घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका हमको आप इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष या लघु अक्ष, इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। लघु अक्ष ऊपर वाला, ये हो गया पर दीर्घ अक्ष। जब आप हमको दीर्घ अक्ष बता दीजिएगा ना, तो हम बता देंगे कि ये कितना चक्कर, कितना इसका परिभ्रमण काल होगा। तो इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया कि टी का जो स्क्वायर होता है, परिभ्रमण काल का जो वर्ग होता है, ये इसकी दीर्घ अक्ष के आधा, दीर्घ अक्ष के आधा। तो दीर्घ अक्ष देखिए यहां से यहां तक व्यास। अब व्यास का आधा क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास के आधा त्रिज्या, जिसको कहते हैं आर। तो कहता है दीर्घ अक्ष का जो आधा है उसके क्यू के बराबर है। क्या बोला? हम परिभ्रमण काल निकाल देंगे, आप सिर्फ हमको ये बता दीजिए उसका दीर्घ अक्ष कितना है। दीर्घ अक्ष किसे कहते समझा रही है? बोला हम परिभ्रमण काल निकाल देंगे, आप सिर्फ ये बताइए कि उसका दीर्घ अक्ष कितना है। तो दीर्घ अक्ष के लिए इन्होंने क्या नियम दिया? परिभ्रमण काल का जो स्क्वायर है, ठीक है, परिभ्रमण काल का जो स्क्वायर है वो समानुपाती होता है किसका? किसका? दीर्घ अक्ष के आधा के क्यू का। दीर्घ अक्ष के आधा का क्यू का। जैसे हम आपको बोलते हैं, ये एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि ये आपका दीर्घ एक पिंड है, एक, ठीक है, उसका एक ग्रह है, उसका दीर्घ अक्ष 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 है। कितना है? 8। तो इसका परिभ्रमण काल कितना होगा? हम लोग जानते हैं टी स्क्वायर के अनुपाती आर क्यू, ठीक है। तो हमको चाहिए आर। आर माने क्या होता है? पूरा दीर्घ अक्ष 8 है, तो आधा कितना हो जाएगा? 4। तो टी स्क्वायर 4 का क्यू, 64, ठीक है। स्क्वायर लगाएगा तो रूट, आप जब निकालोगे तो ये आपका निकलेगा 8। कितना निकल गया? 8। मतलब हमको तुम बता दोगे, केपलर क्या बोला? हमको तुम अगर बता दोगे कि उसका दीर्घ अक्ष कितना है, तो हम बता देंगे उसका परिभ्रमण काल क्या होगा। किसके नियम से? टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। तो केपलर कितने नियम दिया? 3 नियम। किसका नियम? ग्रह गति का नियम। पहला नियम, जितना भी ग्रह है पृथ्वी के चारों, जितना भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। दूसरा नियम, उसका क्षेत्रीय वेग समान होता है। एक महीना में जितना एरिया कवर करेगा अगला महीने में उतना एरिया, अगला महीने में उतना, अगला महीना में उतना एरिया कवर करेगा। और इसी में क्या बात बोला था कि जैसे नजदीक आता है उसका चाल बढ़ जाता है, दूर जाता है चाल घट जाता है। तीसरा नियम कि परिभ्रमण काल का स्क्वायर दीर्घ अक्ष के आधा के क्यू के समानुपाती होता है। यहां तक हम किसी को दिक्कत? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है ग्रह गति का नियम किसने दिया? किसने दिया? केपलर ने, ठीक है। ये आपका एक पेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाता है? वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। जस्ट बताया कैसे? दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रह का परिभ्रमण काल वर्ग का वर्ग, ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग देखिए, ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य के औसत दूरी के क्या होते हैं? औसत दूरी के डैश होते हैं। देखिए औसत दूरी के घन के समानुपाती होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए इसी वजह से क्या होता है, इस समझिए, कहता है जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा उसका चाल उतना अधिक होगा, उसका चाल उतना अधिक होगा। अब देखिए मान लीजिए सूर्य है, इससे जितना जो दूर होगा उसका चाल उतना कम होगा। जस्ट पढ़े हैं, जितना दूर उतना चाल कम। कौन नियम? सेकेंड नियम, क्षेत्रीय वेग वाला। नजदीक आया खचाक से घूम गया, ठीक है, दूर गया धीरे धीरे आगे बढ़ेगा।
तो सूर्य से जितना दूरी पर जाएगा उसका कक्षीय चाल क्या होगा, उतना कम होगा। तो सब सूर्य से सबसे नजदीक कौन ग्रह है, बुध। तो बुध सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाता है, क्योंकि नजदीक है तो तुरंत घूम जाता है। तो बुध को चक्कर लगाने में कितना दिन, 88 दिन, सबसे कम। और सबसे दूर में कौन है, वरुण। सबसे दूर में कौन है, वरुण। उसको एक चक्कर लगाने में 165 बरस लगता है। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 365 दिन, इसीलिए एक साल कितने दिन का होता है, 365 दिन का। और बुध ग्रह पर एक साल कितना दिन का, 88 दिन का। और वरुण ग्रह पर, ठीक है, एक साल कितना दिन का, 165 साल का। अपना पृथ्वी के एक 365 दिन, बुध के सॉरी वरुण का 165, अपना पृथ्वी का एक वर्ष, वहां वरुण ग्रह का एक वर्ष करने में कितना दिन लगेगा, 165 वर्ष, ठीक है। तो बुध पे जाओगे तो 88 दिन में एक वर्ष, 88 दिन में एक वर्ष। और पृथ्वी पर 365 दिन में एक वर्ष। और वरुण पे जाओगे तो 165 वर्ष में एक वर्ष। वहां पर तो आदमी एको वर्ष, वरुण ग्रह के वर्ष के हिसाब से एको वर्ष आदमी नहीं जिएगा। हम लोग के यहाँ कितना होता है, 365 दिन मैंने एक वर्ष। वहां 165 वर्ष जियो, 165 वर्ष होगा तब वो वहां का एक वर्ष कहलाएगा। तो हम लोग 165 वर्ष जीते हैं, तो नहीं जीते हैं। तो वहां पे जाएंगे तो वरुण ग्रह का एको वर्ष हम लोग नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे समझने के लिए तो समझ में आ गया होगा, जितना नजदीक उसका स्पीड उतना ज्यादा है, जितना स्पीड उतना ज्यादा है, इसलिए जल्दी चक्कर लगा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, कौन उपग्रह है, चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह का नाम कौन चाहिए, चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपग्रह का परिभ्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह का परिभ्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता है, देखिए। ग्रह समझ में आ गया। देखिए उपग्रह होता क्या है, सूर्य का जो चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, और ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रह का जो चक्कर लगाया उसे कौन सी कहते हैं, उपग्रह। तो जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या हो गया, ग्रह। और इस पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी है। और इस पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। तो ये चंद्रमा कौन सी हो गया, उपग्रह। देखिए सूर्य का जो चक्कर लगाया उसे ग्रह कहते हैं, और ग्रह का जो चक्कर लगाया उसे उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी हमारा ग्रह हो गया, चंद्रमा हमारा उपग्रह हो गया, ठीक है। अब उपग्रह जो होता है किस चीज पर उसका निर्भर नहीं करता है। पहला क्वेश्चन यही है कि उपग्रह का परिभ्रमण काल, ये जो उपग्रह घूम रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है, ये परिभ्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। पहला है पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, माने ये कितना ऊंचाई पर है। देखिए उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। चंद्रमा जो है ये प्राकृतिक है, इसको नेचुरल भगवान बनाया, हम लोग नहीं बनाए हैं, तो ये प्राकृतिक ऊपर है। और मानव धरती पर से यहाँ सैटेलाइट भेजता है ऊपर, सैटेलाइट समझते हो, सैटेलाइट को ही हिंदी में उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मानव जो ऊपर भेजता है, पृथ्वी के ऊपर भेजता है उपग्रह, वो उपग्रह, उसी के बारे में चर्चा होगा। अभी जो हम जितना क्वेश्चन इसमें करेंगे लगभग उसी के बारे में होगा। तो यहाँ पे जो कहता है उपग्रह का परिभ्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब जो यहाँ से भेजते हैं उसका जो परिभ्रमण काल है वो भी, जैसे यहाँ से हम लोग जो भेजते हैं उपग्रह को, वो उपग्रह किसका चक्कर लगाता है, सूर्य या पृथ्वी का। तो उपग्रह जैसे बोल दिए तो इसका मतलब वो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, क्योंकि सूर्य का चक्कर लगाया था तो हो जाएगा ग्रह, क्या हो जाएगा, ग्रह। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, उपग्रह। तो पृथ्वी से किसी उपग्रह को ऊपर भेजते हैं तो वो किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये बोला है कि उपग्रह का परिभ्रमण काल, मान लीजिए ये उपग्रह, किसी उपग्रह को हम यहाँ भेज दिए, ठीक है, और ये इसका चक्कर लगा रहा है, और इस उपग्रह का परिक्रमण काल, ये परिक्रमण काल जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। पहला पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, जितना ऊंचा रहेगा उतना स्पीड कम होगा, जितना नीचे आएगा उतना स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा दूरी पर, तो दूरी पर भी इफेक्ट पड़ता है, जितना दूर रहेगा अभी जस्ट पड़ा है, जितना दूर रहेगा उसका चाल उतना कम होगा, जितना नजदीक रहेगा उसका चाल उतना अधिक होगा।
नेक्स्ट द्रव्यमान पर समझिए इसको, क्या बोले हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर ये 50 केजी का उपग्रह हो या 60 केजी का उपग्रह हो या 70 केजी का उपग्रह हो, चाहे 100 केजी का उपग्रह हो, किसी भी द्रव्यमान का उपग्रह का जो चाल होता है वो सेम होता है। किसी भी मतलब वजन का किसी भी द्रव्यमान का उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो सेम ही होता है। क्या बोले हैं, किसी भी द्रव्यमान का परिक्रमण काल वो सेम होता है। द्रव्यमान का परिक्रमण काल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव किससे पड़ता है, ऊंचाई से। प्रभाव किससे पड़ता है, दूरी से। ऊंचाई बढ़ जाएगा परिक्रमण काल घट जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा परिक्रमण काल घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी के अति निकट से चक्कर लगाना। पृथ्वी का जो सबसे निकट होगा, सबसे निकट जो होगा, वो चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल कितना देर का होता है। पृथ्वी का जो सबसे निकट है, ठीक है, पृथ्वी का सबसे जो निकट है वो जो चक्कर लगाता है कितना देर में लगाता है। पृथ्वी का सबसे निकट कितना देर में लगाता है। तो अभी उस समय जो बोलते भारहीनता में क्या था, कितना दिन होता था, 84 मिनट। कितना मिनट, 84 मिनट, माने 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट। सबसे नजदीक जो होगा वो कितना देर में चक्कर लगाएगा, उसका परिक्रमण काल कितना हो जाएगा, 1 घंटा 24 मिनट। नेक्स्ट, भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत किस दिशा में परिभ्रमण करता है। सबसे पहले आप लोग समझते हैं भूअस्थायी उपग्रह होता क्या है। भूअस्थायी उपग्रह होता क्या है, देखिए, एक होता है तुल्यकी उपग्रह, दूसरा होता है भूअस्थायी उपग्रह। समझिए भूअस्थायी उपग्रह क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है कितना देर में, 24 घंटा में। कितना देर में, 24 घंटा में। और हम किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, पृथ्वी की सतह से कहां भेजे, ऊपर। ठीक है, किस लिए, उसका चक्कर लगाता है इंफॉर्मेशन। उपग्रह को हम ऊपर क्यों भेजते हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए, संचार व्यवस्था बनाने के लिए। जैसे आप टीवी देखते हो, रेडियो पे जो चलता है, ये कम्युनिकेशन जो होता है किसके वजह से होता है, उपग्रह की वजह से होता है। तो उपग्रह का जो हम ऊपर भेजे हैं, ठीक है, तो उपग्रह को ऊपर भेजने के बाद वो उपग्रह भूअस्थायी उपग्रह कब कहलाएगा, या फिर भूअवस्थायी उपग्रह क्या होता है। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना देर का, 24 घंटा का। कितना घंटा का, 24 घंटा का। किसी उपग्रह को ऊपर भेजे हम, ठीक है, किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, मान लो यहाँ पे उपग्रह को ऊपर भेजे, और इसका जो परिक्रमण काल होता है, जो अपने अक्ष पर जो घूमता है, अपने अक्ष को घूमने पर इसको कितना देर लगता है, 24 घंटा। और किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, उसको भी अपने अक्ष पर घूमने पर 24 घंटा ही लगा। कितना घंटा, 24 घंटा। समझिएगा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने पर कितना घंटा, 24 घंटा। और किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, संयोग से उसको भी अपने अक्ष पर घूमने पर 24 घंटा ही लगा। तो इसी उपग्रह को हम लोग कहते हैं भूअस्थायी उपग्रह। क्या कहते हैं, भूअस्थायी उपग्रह। फिर से समझिए, किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, उसको भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में अगर 24 घंटा का ही टाइम लगे तो उसको बोलते हैं भूअस्थायी उपग्रह। और तुल्यकी उपग्रह भी को भी उसी, अगर उसको भी 24 घंटा लगाता है तो उसको बोलते हैं भूअस्थायी उपग्रह या तुल्यकी उपग्रह। भूअस्थायी उपग्रह या तुल्यकी उपग्रह। और दूसरा भूअस्थायी उपग्रह या तुल्यकी उपग्रह, समझ में आ गया होगा कि किसी उपग्रह को ऊपर भेजे, उसको भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 24 घंटा का टाइम लगे तो उसी को बोलते हैं तुल्यकी उपग्रह या भूअस्थायी उपग्रह। भूअस्थायी उपग्रह का ऊंचाई जो होता है पृथ्वी से कितना होता है, कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए 36,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। कम से कम, ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 36,000 किलोमीटर या उससे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट, 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 36,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, ये जो
ये तुल्यकी उपग्रह भूअस्थायी उपग्रह है, ये जो होता है अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, पृथ्वी का कैसे चक्कर लगाता है, किस दिशा में चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम से पूरब। इसका दिशा क्या होता है, पश्चिम से पूरब। भूअस्थायी उपग्रह का दिशा क्या होता है, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब 36,000 किलोमीटर। अभी आपको दिमाग में आता होगा तुल्यकी उपग्रह या भूअस्थायी उपग्रह एक ही है, अलग अलग? हम तो यहाँ पे या लिखे, या का मतलब तो आप सोचते होंगे एक ही है। देखिए एक ही नहीं है, कंडीशन उसका भी देखिए, इसका भी कंडीशन यही है कि 24 घंटा में चक्कर लगाना चाहिए, इसका भी 24 घंटा में चक्कर लगाना चाहिए। इसका भी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होना चाहिए, इसका भी 36 होना चाहिए। ये भी पश्चिम से पूरा होता है, ये भी पश्चिम से पूरा होता है। तो कब हम इसको तुल्यकी कहेंगे, कब इसको भूअस्थायी कहेंगे, ठीक है, उसको समझते हैं। जब विषुवत रेखा के लंबवत हो, ये विषुवत रेखा है और इसके लंबवत हो, इसके जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा पृथ्वी है और इसके बीचों बीच क्या होगा, विषुवत रेखा, और इसी के सीधे में, इसी के लंबवत, इसी के ऊपर, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर, ठीक है, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर कितना किलोमीटर ऊपर, 36,000 किलोमीटर ऊपर अगर कोई उपग्रह है तो उस समय उस उपग्रह को हम लोग कौन उपग्रह कहेंगे, भूअस्थायी उपग्रह। कौन उपग्रह, भूअस्थायी उपग्रह। अगर मान लो पृथ्वी के विषुवत रेखा के लंबवत है तो भूअस्थायी, विषुवत रेखा के अगल बगल के ऊपर में है और 36,000 किलोमीटर पे है और 24 घंटा में चक्कर लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे तुल्यकी। क्या बोलेंगे, तुल्यकी। अगर विषुवत रेखा के लंबवत है और 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है, पश्चिम से पूरा घूम रहा है, 24 घंटा में चक्कर लगा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे भूअस्थायी। लेकिन अगर विषुवत रेखा के ऊपर में नहीं है, मान लो यहाँ इस जगह के लंबवत है, इस जगह के लंबवत है और 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है, पश्चिम से पूरा घूम रहा है और ये 24 घंटा में चक्कर भी लगा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुल्यकी या भूअस्थायी। इसको बोलते हैं तुल्यकी उपग्रह। तो समझ में आ गया होगा, तुल्यकी उपग्रह या भूअस्थायी उपग्रह। अच्छा, भूअस्थायी उपग्रह जो होता है उसको भूअस्थायी क्यों कहते हैं, ये पृथ्वी से हमेशा अस्थाई आपको दिखा पड़ेगा, वो आपको लगेगा नहीं करेगा घूम रहा है, क्यों नहीं लगेगा, देखिए ये पृथ्वी है, ये उपग्रह है, जितना देर में ये चक्कर लगा लेता है अपने अक्ष पर उतने देर में ये चक्कर लगा लेता है अपने अक्ष पर, जिसके वजह से ये जो होता है हमेशा उसको वही चीज दिखाई पड़े जो सामने दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाइट मिट, क्या दिख रहा है, व्हाइट मिट। अब ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी है और ये पृथ्वी देख रहा है कि व्हाइट मिट लिखा हुआ है। अब पृथ्वी घूमना स्टार्ट किया, ये भी घूमना स्टार्ट किया, 24 घंटा में ये भी घूम के वहीं आ जाएगा, ये भी घूम के वहीं आ जाएगा। फिर देख रहा है अरे वही लिखा हुआ है, अब फिर 24 घंटा देख रहा है वही लिखा हुआ है, फिर 24 घंटा देख रहा है वही लिखा, क्योंकि ये भी घूम के वहीं आता है, ये भी घूम के वहीं आता है। इसको लगता है ये हमेशा अस्थायी है। क्या लगता है, अस्थायी है। तो पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी को लगता है कि ये हमेशा अस्थायी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया भूअस्थायी उपग्रह। क्या रखा गया है, भूअस्थायी उपग्रह। तो भूअस्थायी उपग्रह समझ में आ गया होगा। चलिए इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भूअस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना देर का होता है, तो भूअस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटा का। ठीक है, नेक्स्ट, भूअस्थायी उपग्रह अक्ष लंबवत किस दिशा में परिभ्रमण करता है, भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत किस दिशा में परिभ्रमण करता है, देखिए किस दिशा में करता है, पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट कहता है, चलिए नेक्स्ट प्लायन वेग के बारे में है। किसके बारे में है, प्लायन वेग के बारे में। क्वेश्चन इसको समझ में आ गया होगा। इसका काम क्या होता है, संचार व्यवस्था बनाए रखना। जैसे आपको बोलेगा टीवी जितना ही बोलेगा, टीवी का जो आप लोग सिग्नल होता है, रेडियो का सिग्नल होता है, किसके वजह से होता है, यही भूअस्थायी उपग्रह की वजह से होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, एक मिनट देखते, वीडियो बन रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्लायन वेग। प्लायन वेग, ठीक है। तो प्लायन वेग क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को पृथ्वी से ऊपर फेंके, ठीक है, पृथ्वी से क्या किए, ऊपर फेंके, ऐसे हम लोग क्या करें, जैसे ऊपर फेंके नीचे आ गया, ऊपर फेंके नीचे आ गया, और ऊपर फेंके फिर नीचे आ गया। मैंने उसको एक बार क्या करेंगे, इसको बहुत जोर से फेंकेंगे। क्या करेंगे, बहुत जोर से फेंकेंगे। मैंने इतना जोर से फेंकेंगे, इतना जोर से फेंकेंगे, इतना जोर से फेंकेंगे, इतना जोर से फेंकेंगे, वो वापस आएगा ही नहीं, वापस आएगा ही नहीं। तो पृथ्वी के, ये पृथ्वी है, ठीक है,
और इतना जोर से फेंके कि इसका कक्षा का पार कर गया, ये कक्षा का पार कर गया। अब इसका गुरुत्व बल, इसको खींचने वाले बल को कौन बोल करते हैं? किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो आ क्यों जाता है? गुरुत्व मतलब ये उसको खींचता है, उसको ऊपर जाने ही नहीं देता है। किस एरिया तक ये खींच पाएगा? इस एरिया तक, क्योंकि इसी एरिया तक इसका काम, ये इसका गुरुत्व बल काम करता है। जैसे ये इस एरिया को पार किया, जैसे ये इस एरिया को पार किया, तो जैसे ये इस एरिया को पार किया तो इस पे गुरुत्व बल काम करना बंद कर देगा और ये बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऊपर, अंदर नहीं, वापस लौट के आएगा ही नहीं। तो किसी वस्तु को फेंकने के बाद जब वो इतना स्पीड से फेंकेंगे कि वापस लौट के नहीं आएगा, तो उसी स्पीड को हम लोग कहते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं? पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर गमन तय करेगा। अगर हम किसी चीज को यहाँ से फेंकेंगे और वो अगर 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर मतलब 11.2 किलोमीटर मतलब दूरी कवर कर रहा है, तो इसका मतलब कौन वेग होगा? प्लान वेग। उतना वेग से अगर फेंक दिए किसी चीज को तो वो चीज फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। तो 11 पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब देखिए क्या होता है प्लान वेग। क्या होता है प्लान वेग? किसके लिए? उपग्रह के लिए। किसके लिए? उपग्रह के लिए। तो प्लान वेग जो होता है उपग्रह के कक्षीय चाल का √2 गुना होता है। यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, समझ लीजिए। प्लायन वेग जो होता है उपग्रह की कक्षीय चाल का √2 गुना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा प्लायन वेग उपग्रह कक्षीय चाल कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। देखिए √2 गुना क्या मतलब, इसका इस चीज का मतलब क्या होता है उसको समझिए। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है और एक उपग्रह इसका चक्कर लगा रहा है। उपग्रह क्या कर रहा है? इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि पलायन वेग जो होता है उपग्रह का कक्षीय चाल, ये चक्कर लगा रहा है, जिस स्पीड से चक्कर लगा रहा है उसके स्पीड का √2 गुना है। कितना गुना है? √2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस उपग्रह का जो स्पीड है उसके स्पीड को अगर हम √2 गुना बढ़ा देंगे तो ये पलायन कर जाएगा। मैंने ये पृथ्वी के कक्षीय चाल को छोड़ के अंतरिक्ष दूसरे जगह चला जाएगा, ये वापस आएगा नहीं। मैंने ये उसको पार कर जाएगा, ये वापस आएगा ही नहीं, ये पलायन कर जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है पलायन। वीडियो रुक गया था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिए नहीं थे, वीडियो रुक गया था। तो जहां तक वीडियो हुआ है उसके आगे करते हैं। देखिए हुआ क्या तक है, क्या बता रहे थे कि ये कक्ष पलायन वेग जो होता है, पलायन वेग जो होता है उपग्रह के कक्षीय चाल का √2 गुना होता है। कितना गुना होता है? √2 गुना। इसका मतलब ये कि मान लो पृथ्वी है और इसका चक्कर लगाता है, ये उपग्रह है। ये उपग्रह जो इसका चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, इसको अगर हम √2 गुना बढ़ा दे, उसका स्पीड को कितना बढ़ा दे? √2 गुना बढ़ा दे, ये पलायन वेग, ये स्पीड जो होगा पलायन वेग के बराबर हो जाएगा। और ये स्पीड पलायन वेग के बराबर होने के मतलब ये हुआ कि कक्षीय चाल से ये इसका पृथ्वी के कक्षीय चाल को पार कर जाएगा, उन्हें अंतरिक्ष चला जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। कितना गुना बढ़ा दिए? √2 गुना। तो √2 गुना का मतलब क्या? √2 का मतलब होता है 1.41। दशमलव उड़ाएंगे तो 100, मैंने पहले ये 100 था, अब ये 141 हो गया। मैंने कितना गुना, कितना प्रतिशत बढ़ गया? अब जैसे प्रतिशत निकालेगा, आपको पता है कि पहले था 100, कितना बढ़ा है? 41, अब बढ़ के 100, काट दिए, कितना प्रतिशत हो गया? 41%। तो आपको दो तरह से क्वेश्चन देगा। पहला क्वेश्चन ये दे सकता है कि अगर उपग्रह के कक्षीय चाल में √2 गुना वृद्धि कर दिया जाए क्या होगा? तो उपग्रह के कक्षीय चाल में √2 गुना वृद्धि कर जाए तो वह कक्षीय चाल को पार कर जाएगा और पृथ्वी पर फिर वापस आएगा ही नहीं। दूसरा बोलेगा, या फिर दूसरा कंडीशन में बोल देगा कि उपग्रह के कक्षीय चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा दे, कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि वो दोबारा लौट के पृथ्वी पर आएगा ही नहीं है, मतलब पलायन वेग के बराबर हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 41%। कितना प्रतिशत? 41%। तो समझ में आ गया होगा। तो इस चीज से इतना क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के लिए प्लान वेग कितना होता है? पृथ्वी के लिए प्लान वेग जस्ट बोले 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि प्लान वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? देखिए जस्ट देखिए, प्लान वेग कक्षीय वेग, उपग्रह कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। नेक्स्ट, प्लान वेग
किसी उपग्रह का कक्षीय वेग कितना बढ़ा दिया जाए कि वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। मैंने कितना बढ़ा देगा अपने कक्षा को छोड़कर पलायन, वापस आएगा नहीं, कितना बढ़ा दिया जाए 41%। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो दाब से क्वेश्चन चैप्टर है। किससे है? दाब से। दाब के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। दाब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब। इसका मतलब क्या होता है, एक क्षेत्रफल मैंने कम एरिया में, थोड़े 1 मीटर के एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जितना बल लगता है उसी बल को हम लोग कहते हैं दाब। जैसे ये स्केज है, ठीक है, इस स्केज के 1 मीटर के क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जितना बल लगेगा उसी बल को हम लोग कहते हैं दाब। किसी भी, जैसे मान लो बोर्ड बोल दिया, बोर्ड के 1 मीटर, कहीं का किसी जगह का 1 मीटर ले लो, उसके ऊपर जो तुम बल लगाओगे, ठीक है, वो उसी बल को हम लोग कहते हैं दाब। क्या कहते हैं? दाब। किसी भी चीज का 1 मीटर स्क्वायर पर तुम जितना बल लगाओगे ना, उसी बल को हम लोग कहते हैं दाब। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या? मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसको दाब का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? पास्कल। इसीलिए दाब का मात्रक आपको पास्कल भी मिलेगा। दाब का मात्रक क्या मिलेगा? पास्कल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अच्छा, इस चीज के बारे में आपको पीछे बताया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल क्या है? बराबर के नीचे है, इसका मतलब क्षेत्रफल घटाएंगे दाब बढ़ेगा, ठीक है, और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे दाब घटेगा। लेकिन देखिए, बल को देखिए, बल सीधे सीधी है, नीचे नहीं है, तो सीधे सीधी का मतलब बल बढ़ाएंगे दाब घटेगा, बल घटाएंगे दाब बढ़ेगा। इस चीज को बढ़िया से समझिए आप। नीचे रहता है इसका मतलब उसको घटाएंगे तो इधर का बढ़ेगा, और ऊपर रहता है तो एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा। तो इस चीज में देखिए कितना इंपोर्टेंट बात होता है। कभी आप देखते होंगे बेग, देखते होंगे बेग पे क्या होता है कि फीता जो होता है उसका, बेग का फीता, उसका फीता चौड़ा होता है। बेग का फीता चौड़ा क्यों होता है समझिए। देखिए, बेग का फीता अगर हम चौड़ा कर देंगे तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ा दिए, पतला करेंगे। देखिए, पतला और चौड़ा, ज्यादा बड़ा कौन होगा? चौड़ा वाला। क्षेत्रफल बढ़ा दिए, चौड़ा करने का मतलब हम उसका क्षेत्रफल को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होगा? अभी जस्ट बोले, देखिए, क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब क्या होगा? क्षेत्रफल, दाब सीधा सीधी है कि नीचे है? नीचे है। क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, दाब क्या होगा? अब लोहे घट जाएगा। दाब घट गया, दाब के सीधा सीधी बल है, दाब घट जाएगा तो बल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बल घट जाएगा तो आप जितना पीछे वजन लिए हुए रहोगे उसको, इससे आपको कम अनुभव होगा, क्योंकि बल घट चुका है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। क्षेत्रफल ज्यादा होने से दाब कम लगता है, और दाब कम लगने से बल भी कम लगता है। कभी कील देखे हो? कील का जो, जिस इधर से हम ठोकाता है दीवार के अंदर, उसका नुकीला होता है। क्यों होता है नुकीला? उसका नुकीला करने का मतलब क्षेत्रफल कम। नुकीला का मतलब क्या? क्षेत्रफल कम। अब क्षेत्रफल कम हो गया, क्षेत्रफल क्या हो गया? कम। जब क्षेत्रफल कम हो गया तो इसका मतलब दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और जब दाब अधिक हो जाएगा तो बल भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसीलिए आप हल्का सा भी मारिएगा तो वो तुरंत अंदर, ज्यादा हल्का मारिएगा, ज्यादा बल उस पर काम करेगा, वो तुरंत अंदर चला जाएगा। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट बात होता है कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कम करेंगे दाब बढ़ जाएगा, बल भी बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे दाब घट जाएगा, बल भी घट जाएगा। ठीक है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल इंटू मीटर स्क्वायर पास्कल। ठीक है, तो दाब से संबंधित जितना क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दाब का सही मात्रक क्या होता है? देखिए, दाब का सही मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल दाब पर, हाँ देखिए, दाब बराबर होता है P बराबर F बटे A। बल को बोलते हैं F, और ए क्षेत्रफल को एरिया F बटे A। ठीक है, नेक्स्ट वायुमंडलीय दाब। देखिए, वायुमंडल में चारों ओर हवा है, हवा द्वारा लगाने वाले बल को कौन बल का, कौन हवा द्वारा लगाए गए दाब को कौन दाब कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब के बारे में समझते हैं। वायुमंडलीय दाब में क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं कौन चीज से? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, हमारे चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। और वायुमंडल में लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को कौन चीज से मापते हैं? बैरोमीटर। कौन चीज से? बैरोमीटर से। ठीक है, अब बैरोमीटर के बारे में जानिए क्या होता है।
बैरोमीटर में जो होता है उसमें क्या भरा हुआ रहता है, पहले नंबर बात समझिए, पारा। क्या भरा हुआ होता है? पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी, जिसका उत्तर होता है Hg। क्या भरा होता है? पारा, मरकरी, Hg। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर जो होती है उसकी लंबाई कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर पारे के कॉलम को कितने अक्षांश के बीच रखा जाता है? 76 सेंटीमीटर जो है उसको वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर को जो हम लोग रखेंगे पृथ्वी के कितना अक्षांश पर रखेंगे? कितना अक्षांश पर रखेंगे? तो 45 डिग्री अक्षांश। कितना डिग्री अक्षांश पर रखेंगे? 45 डिग्री अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट, कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री अक्षांश, 76 सेंटीमीटर, पारा, Hg। ये सभी याद कीजिएगा, किसके लिए है? बैरोमीटर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आता है एक बार बराबर, दाब में ही आता है, एक दाब का दूसरा मात्रक एक बार होता है। ठीक है, बार। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बराबर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका वायुमंडलीय दाब को मापते हैं किस चीज से? अभी जस्ट बोले वायुमंडलीय दाब को से मापते हैं बैरोमीटर से। पहला ऑप्शन है आपका हाइग्रोमीटर। देखिए, हाइग्रोमीटर को मापते हैं आर्द्रता को। अगर बोलेगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर मापते हैं आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता को जिसे मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है। दूसरा देखिए, लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता माप को जिसे मापते हैं लैक्टोमीटर से। बैरोमीटर, एरोमीटर, मतलब वायु में जो आपका ठोस कण, वायु का जो गैस हवा होता है उसके द्वारा लगने वाले भार को कुंजी से मापते हैं तो एरोमीटर से। ठीक है। नेक्स्ट, सही है। देखिए, बैरोमीटर के बारे में आप देखो, बैरोमीटर लगाते हैं हम लोग क्यों है? वायुमंडलीय दाब में जो बैरोमीटर ये 76 सेंटीमीटर का लगाते हैं, इसके 76 सेंटीमीटर का, इसके अंदर जो पारा भरते हैं, इसका काम कौन सी है? इसका काम कौन सी है? इसका काम समझिएगा। पहला है कि बैरोमीटर का, देखिए इसमें क्या होता है, जब बैरोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, जैसे इसका पारा एकाएक नीचे गिरने लगे, एकाएक क्या होगा? नीचे गिरने लगा। पारा था एकाएक नीचे गिरने लगा। जैसे आप बैरोमीटर का काम कौन होता है? बैरोमीटर का काम होता है मौसम का पूर्वानुमान लगाना। अब क्या होने वाला है, मौसम कैसा, कभी आप देखे होंगे, सुने होंगे, बोलता है कि कल 2 दिन के बाद बारिश होगी, या बोलता है अब दिन साफ करेगा, या आंधी आने वाली है। ये बात किस चीज से पता चलता है? तो बैरोमीटर से। अब कैसे पता चलता है? देखिए, बैरोमीटर में क्या होता है? पारा होता है, कितना सेंटीमीटर होता है? 76 सेंटीमीटर। अब पारा इसमें जो होता है, ये एक बार अगर नीचे गिर गया, एक बार क्या हो गया? नीचे गिर गया, तो समझ लेना आंधी आने वाला है। क्या आने वाला है? आंधी। तो समझ, वो बोल देता है कि आज आंधी आएगी। ठीक है। अब दूसरा, धीरे धीरे अगर नीचे गिरेगा, क्या होगा? धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगी। देखिए, एक बार नीचे गिरा, आंधी होगी। धीरे धीरे नीचे गिरा तो वर्षा होगी। ठीक है। अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ा तो बोलता है दिन साफ करेगा। क्या करेगा? दिन साफ करेगा। तीनों को नीचे समझ, एक बार नीचे गिर गया आंधी, धीरे धीरे नीचे गिरा वर्षा, एक बार ऊपर, सॉरी, धीरे धीरे नीचे गिरा वर्षा, धीरे धीरे ऊपर हुआ, तो क्या इसका मतलब हुआ? दिन साफ करेगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट है, देखिए, द्रव में दाब, किसमें? द्रव में दाब। अब हम लोग पढ़ते हैं द्रव में, अभी तो गैस में दाब पढ़ लिए, किसमें पढ़े? गैस में दाब पढ़े, जिसको हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब। अब पढ़ते हैं द्रव में दाब। द्रव में दाब। अब द्रव में दाब जो होता है वो होता है HDG। कोई भी चीज में द्रव रखा हुआ है तो वो क्या होता है? उसकी गहराई, उसका घनत्व, उसका गुरुत्व त्वरण। H बने गहराई, हाइट, D बने डेंसिटी, घनत्व, G बने त्वरण, गुरुत्व त्वरण। ये तीनों के गुणनफल पर निर्भर करता है, तीनों के गुणनफल पर निर्भर करता है। अब सब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, इसको देखिएगा। ये देखिए, ये तीनों सीधे सीधी में है, कोई नीचे नहीं है। नीचे रहता तब उसको घटाते तो ये बढ़ता, अब तीनों सीधे सीधी में, इसका मतलब इसमें से किसी भी चीज को बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा, किसी भी चीज को घटाएंगे तो दाब घट जाएगा। कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखिए। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन करते हैं, आप समझिएगा। क्वेश्चन पहला है, गुरुत्व त्वरण बढ़ाने से, अब गुरुत्व त्वरण माने जी का मान हम बढ़ा रहे हैं, तो बताइए दाब क्या होगा? सीधा सीधी में है,
एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा। वेरी गुड। तो जब जी का मान बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गहराई घटाने पर द्रव में दाब का क्या असर पड़ेगा। गहराई बने h, इसको घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं। अभी आपको हम क्या बोले हैं, तीनों सीधे सीधी में जो चीज इधर कीजिएगा वही चीज इधर होगा। तो गहराई को घटा दीजिएगा, दाब भी घट जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है घनत्व बढ़ाने पर। अब हम लोग घनत्व को बढ़ा रहे हैं, घनत्व को बढ़ा रहे हैं। तो घनत्व को बढ़ाएंगे, घनत्व को बढ़ाएंगे तो दाब पर क्या असर पड़ेगा। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, तीनों एक के लेन में है, एक को बढ़ाइएगा दूसरा अपने आप बढ़ेगा, घनत्व बढ़ाइए दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव किस दिशा में काम करता है, प्रत्येक दिशा में कैसे काम करता है। तो मैंने एक स्थिर, मानिए एक द्रव है, ये स्थिर है, ठीक है, कोई हलचल नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है, किसी बिंदु पर दाब लगाने पर, माने ये किसी भी बिंदु पर दाब लगाइएगा तो वो किस दिशा में काम करेगा, ये सभी दिशा में काम करेगा। किस दिशा में काम करेगा, सभी दिशा में काम करेगा। ये बात किसको कौन बोला था, ये बात बोला था पास्कल ने, इसीलिए इसको बोलते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम यही है, क्या है नियम, कि स्थिर द्रव में एक जगह बल लगाने, एक जगह दाब लगाने से वो दाब किस दिशा में कार्य करता है, तो हर एक दिशा में समान काम करता है, हर एक दिशा में समान काम करता है। इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन समझिए, पास्कल का नियम का कंडीशन समझिए। पास्कल का नियम का कंडीशन ये है कि ये बंद होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब देखिए बंद होगा तो अब दाब कैसे लगाएंगे उसको समझिए। अब होता क्या है, मान लीजिए ये एक ऐसी आकृति हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक होता है पिस्टन, पिस्टन का नाम सुने, पिस्टन का मतलब होता है जो लीकेज होने नहीं देता है, जो लीकेज होने नहीं देता है। तो नहीं समझ में आया होगा। कभी आप सिरिंज देखें, सिरिंज में जो होता है वो क्या होता है, लीकेज होने, अगर सिरिंज में पानी हो गई तो पीछे जो खींचते हो ना, जिसको ढक्कन जो लगा रहता है, ढक्कन, उसी को बोलते हैं पिस्टन। क्या बोलते हैं, पिस्टन। उसका काम कुछ ही होता है, वो आगे पीछे तो होता है लेकिन लीकेज होने नहीं देता है। ऐसा तो नहीं दवा भरे पिस्टन के पीछे से गिरने लगता है, ऐसा नहीं होता है, वो लीकेज होने देता ही नहीं है। तो इसमें क्या लगा होता है, पिस्टन। पिस्टन का मतलब क्या होता है, पिस्टन का मतलब लीकेज होने, आगे पीछे होगा लेकिन लीकेज होने नहीं देगा। तो मान लो हम यहां भी लगा दिए एक पिस्टन, क्या लगा दिए, पिस्टन, और यहां भी लगा दिए एक पिस्टन, और इसमें भर दिए ऑयल, पानी, कुछ भी भर दिए, ठीक है। और इधर से भी लॉक कर दिए हैं पिस्टन लगा के, इधर से भी लॉक कर दिए हैं। अब इस पे जो वर्क होगा ये बताया, ये किसके नियम से होगा, पास्कल के नियम से। किसके नियम से होगा, अगर मान लो यहाँ पे छेद कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, छेद कर दिए, तो पास्कल का नियम काम करेगा, नहीं करेगा। पास्कल का नियम काम करता है जब वो पूरी तरह से बंद रहता है, पूरी तरह से बंद रहता है। पास्कल क्या बोला, पास्कल बोला कि इधर से आप बल लगाइए तो ये आपको हर जगह पर समान काम करेगा। यहाँ पे अगर आप बल लगाते हैं तो ये हर जगह पर समान काम करेगा, यहाँ भी 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 काम करेगा। अब देखिए समझिए बात को, इसका इम्पोर्टेंट प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बल लगाए, यहाँ पे बल लगाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मान लो लगा दिए लॉक, लोहा का लॉक लगा दिए, ठीक है। अब लोहा का लॉक लगाने के बाद इधर से बल लगाएंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉक लगाने के बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बल लगा रहे हैं, यहाँ पे बल लगाना। अब यहाँ पे जो बल लगाएंगे, यहाँ पे बल लगाने के बाद ये बल यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी काम कराएगा। जिसके वजह से यहाँ पे कोई कुछ भी सामान यहाँ पे रख देंगे, कितनों वजन का सामान कर रख देंगे, तो इधर से जैसे जब बल लगाएंगे तो ये अपने आप इधर उठ जाएगा, अपने आप इधर उठ जाएगा। कभी कार और वॉश करने के लिए कभी लेके जाइएगा तो देखिएगा कि जहां पे उसको रखेगा तो उसके उसी जगह पर सब काम, हाइड्रोलिक ये सब, ये पास्कल का नियम कार्य करता है। वो क्या करता है, दूसरे छोर पे जाएगा, वहां से ऐसे करके उस पर बल लगाएगा, उस पर दाब लगाएगा। जैसे इस पे दाब लगाएगा तो ये कार यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पिस्टन यहाँ पे उठ जाएगा, कार यहाँ पे उठ जाएगा, कार यहाँ पे उठ जाएगा तो आपका वॉश हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो होता है मेन रूप से क्या बना होता है,
लिक्विड टाइप का भरा होता है। लिक्विड टाइप का भरा होने के कारण पानी वाला कोई भी काम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो। क्या बोलते हैं? हाइड्रो। तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाए, हाइड्रोलिक इंजन हो जाए, हाइड्रोलिक कुछ भी रहेगा, उसके ऊपर कौन नियम काम करता है? तो पास्कल का नियम। कौन नियम काम करता है? तो पास्कल का नियम। तो पास्कल के नियम से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब लगाने से, स्थिर द्रव है, यहाँ द्रव स्थिर है क्योंकि हम पैक कर दिए थे, एक बिंदु पर दाब लगाने पर किस दिशा में काम करता है? दिशा में काम करता है, तो सभी दिशा में काम करता है। कैसा समान करता है? एक समान सभी दिशा में काम करता है। ठीक है, यही है पास्कल का नियम है। नेक्स्ट, पास्कल के नियम से संबंधित उपकरण है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, सभी। हाइड्रोलिक आया, पास्कल के नियम मारो फटाक। नेक्स्ट है, मोम को गर्म करने पर उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो मोम को गर्म कीजिएगा, देखिए समझिए, मोम और घी इसको जब गर्म करते हैं तो इसका आयतन बढ़ जाता है, और अगर बर्फ को गर्म करते हैं इसका आयतन घट जाता है। इसको अगर आपको जांच करना है तो 2 बर्तन लीजिएगा, ठीक है, और यहां से यहां तक मान लीजिए आप रख लीजिएगा, यहां से यहां तक आप रख दीजिए इसमें मोम या घी, ठीक है, और इसी के समान एक और बर्तन लीजिए और उसमें इतना जो रख दीजिए, मान लीजिए आप रख दीजिए इसमें बर्फ। क्या भर दीजिए? बर्फ। अब जब दोनों को गर्म कीजिएगा, इसको भी गर्म कीजिए, इसको भी गर्म कीजिए, जब इसको गर्म कीजिएगा इसका लेयर जो है, लेयर अपने लेयर से ये बढ़ जाएगा। इसका लेयर यहाँ था, यहाँ आ जाएगा, ये लिक्विड होके यहाँ आ जाएगा, तो लेयर इसका बढ़ गया। लेयर बढ़ने का मतलब इसका आयतन जो है अब क्या हो गया? ये बढ़ गया है। आयतन क्या हुआ? बढ़ गया। बर्फ में क्या होता है? बर्फ को अगर आप गर्म कीजिएगा तो अगर बर्फ यहाँ तक था तो ये बर्फ अब यहाँ तक नहीं होगा, ये घट जाएगा। बर्फ का लेयर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसका मतलब बर्फ को गर्म करने पर उसका आयतन घट रहा है। उसका आयतन क्या हो रहा है? घट रहा है। जबकि मोम और घी को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ रहा है। तो यही क्वेश्चन था कि मोम को गर्म करने पर उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन, मोम को गर्म करने पर, मोम या घी को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, बर्फ को गर्म करने पर उसका क्या होता है? आयतन घट जाता है। नेक्स्ट, जिसको गर्म करने पर उस, देखिए नेक्स्ट कहता है बर्फ का दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है? गलनांक। और हम क्या कर रहे हैं? दाब को बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है कि बर्फ पर दाब को हम बढ़ा दिए, जैसे बर्फ था उसको हम और दबा दिए, और क्या कर दिए? दाब को बढ़ा दिए, दाब उसको और दबा दिए। उसको दबाने के बाद गलनांक जो होगा वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? समझिए, गलनांक क्या होता है? गलनांक होता है कि वह ताप, गलनांक एक प्रकार का ताप है, गलनांक एक प्रकार का ताप है जो ठोस को द्रव में बदल देता है, ठोस को द्रव में बदलता है। माने वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए तो उसी ताप को हम लोग कहते हैं गलनांक, ठीक है। अब बर्फ है हमारे पास, क्या है? बर्फ। बर्फ किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। उसको किस अवस्था में? द्रव अवस्था में करना है, तो किस ताप पर? इसके गलनांक पर। जो गलनांक वाला ताप होता है वही ताप पर ठोस किस में बदलता है? द्रव में। तो अगर बर्फ को हम बर्फ पे दाब दे देंगे, ज्यादा बर्फ के पे क्या करेंगे? दाब बढ़ा देंगे। तो बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ को अगर दाब बढ़ा दीजिएगा तो उसका गलनांक घट जाएगा, उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। अगर बर्फ मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है और अगर आप उसको दाब बढ़ा दीजिएगा तो ये 8 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएगा। 8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? पिघल जाएगा। और जबकि पहले एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं, समझ जाएगा कि 10 पर पिघलता है। बर्फ अगर 10 पर पिघलता है, लेकिन अगर किसी कारण से उसका हम दाब बढ़ा दिए, दाब 10 से कम में पर बर्फ पिघल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम आपको ये बोले कि दाब बढ़ाने पर मोम या घी का गलनांक क्या होगा?
घी का गलनांक क्या होगा, दाब बढ़ा दिए मैंने घी को और दबा दिए, घी को क्या कर दिए और दबा दिए। तो घी को आप जितना दबाइएगा ना उसको पिघलाने में आपको उतना ताप ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दाब बढ़ाने पर घी का गलनांक बढ़ जाता है, लेकिन दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसका साफ साफ मतलब होता है कि जिसको गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, जिसको गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है। किसको गर्म करने पर आयतन बढ़ता था, तो मोम और घी को। तो जिसको गर्म करने पर आयतन बढ़ता है उसको दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। उसको दाब बढ़ाने पर, क्योंकि मोम और घी को दाब बढ़ा रहे थे तो उसका गलनांक भी बढ़ रहा था। बर्फ में क्या था कि जिसको गर्म करने पर उसका आयतन घट रहा था उसको दाब बढ़ाने पर भी उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ये आपका क्वेश्चन था यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है। द्रव का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक क्या होता है, द्रव से गैस अवस्था में बदलने वाला ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाए तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो क्वथनांक में, गलनांक में ठोस से द्रव, क्वथनांक में द्रव से गैस। तो किसी को दाब बढ़ा दिए, हम दाब बढ़ा दिए तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने से क्वथनांक क्या होता है, दाब बढ़ाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि गैस कुकर में जो खाना जो होता है जल्दी पक जाता है। अगर आपको पूछे कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि उसका दाब बढ़ जाता है। दाब क्यों बढ़ने से क्या होता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। इसको समझिए, अगर आपको ये आप कुछ नहीं किए हो तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसमें 110 का ताप दोगे, कितना का ताप दोगे, 110 डिग्री 10 का, समझिए 100 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक हुआ। क्वथनांक का मतलब हुआ कि यहाँ पे पानी जो है अब वाष्प में बदलने लगेगा, इसीलिए इसका क्वथनांक कितना है, 100। अब इसमें आप ताप देना शुरू किए और पानी का टेम्परेचर पहुंच गया कितना, 100। पानी का टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 100। 100 पहुंचने के बाद इसका हो गया वो वाष्प बनने लगा, और आप क्या किए हो, उसको और तेज कर दिए हो। और क्या कर दिए हो, तेज कर दिए हो आप, और तेज कर दिए हो। कितनो तेज आप कर दोगे इसका टेम्परेचर आपका 2100 रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। आप कितनो तेज कर दो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसका ताप, पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जिस वजह से आप कितनो तेज इसमें कर दो, खाना आपका 2100 डिग्री ताप के हिसाब से बनेगा। लेकिन आप इसका दाब बढ़ा दो, आप इसका दाब क्या कर दो, बढ़ा दो, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगर मान लो हम इसका दाब बढ़ा दिए और इसका क्वथनांक अब हो गया 110, अब हम ताप देंगे 100 पर, तो 100 पर देंगे तो उसको और बढ़ाएंगे तो अब हमारा ताप कितना तक जा सकता है 110 तक। पहले कितना तक जाता, कितनो उसको दे देंगे, हम आँच दे देंगे, कितनो उसको जला बन देंगे, कितनो उसको कुट दे देंगे। उस समय 2100 तक जा रहा था, जिसकी वजह से 2100 तक खाना बन रहा है। लेकिन अभी हम दाब बढ़ा दिए तो अब उसका ताप कितना तक जा रहा है, 110 तक। अब बताइए, कोई 100 उसके पास 100 ताप है, किसके पास 110 ताप है, खाना कौन जल्दी बनाएगा, जिसके पास 110 है। यही कारण है कि गैस चूल्हा में खाना जल्दी बन जाता है, कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, और जो डेक्ची उक्ची होता है उसमें खाना, बर्तन होता है उसमें खाना लेट से बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि द्रव का क्वथनांक, द्रव में दाब बढ़ाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर है उत्प्लावक बल। उत्प्लावन क्या है, उत्प्लावन बल में क्या होता है, देखिए इसका सिंपल सा एक लाइन का लॉजिक समझिए कि कोई भी चीज को अगर हम पानी में डालते हैं, किसमें डालते हैं, पानी में। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, उसको पानी में डालें, ठीक है, तो पानी क्या चाहेगा कि हम इस वस्तु को ऊपर रखें। पानी क्या चाहेगा, हम इस वस्तु को ऊपर रखें, और ये वस्तु क्या चाहेगा, हम पानी के अंदर जाए। तो मैंने पानी भी इस वस्तु पे बल लगाएगा, वस्तु भी पानी पे बल लगाएगा। ठीक है, इस चीज का जो खोज किया था किस वैज्ञानिक ने किया था, आर्किमिडीज ने। किसने किया था, आर्किमिडीज ने। इसीलिए अगर बोलेगा उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने। ठीक है, तो उत्प्लावक बल क्या होता है कि पानी द्वारा वस्तु पर लगाने वाले बल को हम लोग कहते हैं उत्प्लावक बल। उसमें क्या होता है कि जितना आप वस्तु जितना पानी विस्थापित करेगा वही उसका उत्प्लावक
बल होता है, ठीक है। तो पानी द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को उत्प्लावक बल कहते हैं, ठीक है। और वस्तु क्या चाहता है, हम पानी के अंदर जाए, और ये पानी क्या चाहता है, हम वस्तु को ऊपर रखें। तो इसके द्वारा लगने वाला बल, जैसे मान लीजिए हम इसके वस्तु द्वारा लगने वाला बल को हम मान लेते हैं W1, और पानी द्वारा लगने वाले बल को हम मान लेते हैं W2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर इसका मान ज्यादा होगा, W1 का मान ज्यादा होगा, W1 क्या है, वस्तु द्वारा लगाया गया बल, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल अगर ज्यादा होगा और पानी द्वारा लगाया गया बल अगर कम है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल ज्यादा है, तो वस्तु क्या सोचता है, वस्तु सोचता है कि हम पानी के अंदर जाएं। तो जब वस्तु द्वारा लगाया गया बल अधिक होगा और पानी द्वारा लगाया गया बल का कम होगा, तो ये पानी, ये वस्तु क्या होगा, नदी में डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा। लेकिन अगर वस्तु द्वारा लगाया गया बल पानी द्वारा लगाया गया बल से कम होगा, मतलब ये कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा, पानी वाला अब की बार ज्यादा हो गया, तो पानी वाला ज्यादा होगा, तो पानी क्या चाहता है, उसको ऊपरी में रखे, तो पानी ऊपरी में रखना चाहता है, तो वो ऊपरी में रहेगा, मतलब तैरते रहेगा, ठीक है। और किसी कारण से ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, उस कंडीशन में क्या होगा, आधा तैरेगा, आधा तैरेगा, आधा डूबा हुआ रहेगा, मतलब इसका भी बात रह जाएगा, उसका भी बात रह जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्प्लावक बल है। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने। घनत्व का मात्रा क्या होता है, देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी, आयतन का मीटर क्यूब, तो इसको आप केजी मीटर प्रति मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, या केजी मीटर क्यूब -3 भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जल का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है, देखिए जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का सर्वाधिक घनत्व, जल का सर्वाधिक घनत्व, अगर आपको बोलेगा जल का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, देखिए आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, और जो अनुपात होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। तो जब बर्फ जो होता है, बर्फ को अगर पानी में डाल दीजिएगा तो बर्फ पानी में तैरते रहता है, ठीक है। तो उसका कितना भाग जो होता है पानी के ऊपर रहता है, 1/10 भाग, 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 भाग में से 1 भाग पानी के ऊपर रहता है। अगर वो 10 मीटर का वस्तु है तो 1 मीटर ऊपर रहेगा, 10 मीटर 1 मीटर ऊपर रहेगा, बाकी बात नहीं, 1/10, 1 मीटर ऊपर रहेगा, 1 मीटर ऊपर रहेगा। समझ में आ गया होगा। तो ये इतना भी क्वेश्चन था आज के क्विज का, टोटल क्लियर हो चुका है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे क्विज में जुड़ जाइए। हमारा फेसबुक पे क्विज का आपका वहाँ पे डाला हुआ है कि जो भी हमारे मतलब क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो अपना जो भी कोई हमारे क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नंबर लिख दीजिए और उसको हम अपना क्विज में जोड़ लेंगे। और क्विज में प्रत्येक दिन क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आने के बाद उसका डिस्कशन वीडियो आपको इसी तरह डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया गया, ठीक है। ओके, बाय।